मैं भी आपका फ़ैन रहा हूँ क्योंकि आपका जो चैनल है बड़ा कमाल का चैनल है और आप जैसे विद्रोहियों से और आप जैसे सच्चे रास्ते पे चलने वाले लोगों का मैं बड़ा मुरीद हूँ। 5,000 से ज़्यादा गाने, 700 से ज़्यादा फिल्में और जादू ये कि गाने लिखने में 20 मिनट 25 मिनट और कैसे कैसे अद्भुत गाने लिखे। खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला। मैं अगर कहूँ कि 70% बच्चन साहब के गाने मेरे पिताजी के लिखे हुए हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 70%। उसके बाद मैंने बच्चन साहब के साथ बहुत सारी फिल्में, बागबान, मैं यहाँ तू वहाँ, बाबुल की, कभी खुशी कभी गम के गाने मैंने लिखे। तो बड़ा पिता तुल्य व्यवहार उनका मेरे साथ रहा है शुरू से लेके अब तक। समीर साहब के पिताजी चाहते थे समीर साहब किसी भी तरह से गीतकार ना बने। कहीं न कहीं जब आप बड़े सपने देखते हैं ना तो पहले आपको प्रिपेयर करता है बड़े फैसले लेने के लिए। और आज लोग कहते हैं कि जितनी रॉयल्टी आपको मिलती है उतनी शायद किसी को नहीं मिलती, इतना पैसा आप पे बरसता है। सर हुआ क्या है, रॉयल्टी का चक्कर ऐसा है कि हमारा हक, हम जब एक प्रोड्यूसर के लिए गाने लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं उसकी फिल्म के लिए गाने लिखते हैं। जब पूरी दुनिया में जो गाने जो बजते हैं तो उसमें भी वो बोलता है कि वो गाने भी मेरे ही हैं, उसका पैसा भी आपको क्यों दूं मैं। लेकिन आपको लगता है कि जिससे इश्क की से शादी हो जाती तो ये जो अंदर का जो कवि है तई लेखक है, क्या होता है ना, प्यार जो है ना वो प्रतीक्षा का नाम है। प्यार में अगर प्राप्ति हो गई ना तो प्यार खत्म। अगर वो मिल गया होता तो फिर शायद वो डेप्थ, वो मेरे गानों पे जब वो गाना लोग सुनते हैं तो लोग रोते हैं, जीता था जिसके लिए, ये थॉट आते ही नहीं। यहाँ पे मुझे एक तबका ऐसा मिला कि वो कहता था कि मुझे समझाता था कि इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, बड़ा चिंतन करना पड़ता है, 1-1.5 महीना लगता है सोचने में, विचारने में। आप चुटकियों में यूं गाना लिख देते। सर ये फ्रॉड लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। ये सब बड़ी बड़ी बातें, कश्मीर की वादियाँ हो, 1 साल में जाके लेटा रहूं, शराब हो, लड़कियां हो, माहौल बने तब मैं, कुछ नहीं, ये सब फालतू। क्रिएटिव काम में कोई टाइम बाउंडिंग नहीं होती। जिस गाने का पहला फिल्म फेयर मिला था मुझे, नजर के सामने, वो 20 मिनट में पूरा लिखा हुआ गाना। कुछ गाने तो आपने बिल्कुल ऐसे लिख दिए कि लोग सोचते हैं कि गाने में हाय रुको। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपको कुछ नहीं सूझता, कभी कभी दिमाग है ना वो जब एकदम ब्लॉक हो जाता है ना काम कर तब आप सोचते हो कि यार अब कुछ नया कैसे करें ताकि एक रिफ्रेशमेंट आए, एक नया कुछ रंग आए। हमने आज तक कोई अश्लील गाना नहीं लिखा। सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, ये गाना, ये लाइन मेरी लिखी हुई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM पॉडकास्ट में अलग अलग लोगों से मैं मिलता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिसकी ज़िंदगी एक सपने जैसी है। मैं ओशो को बहुत सुनता हूं और ओशो ने एक बात कही थी कि नियति जो है ना वो आपको वहाँ तक पहुँचाती ज़रूर है, अगर आप अपने कर्म सही रखोगे या आपकी लौ जहाँ लगती है ना वहाँ तक आपको जाना होता है। गुरु नानक जी के परिवार गरीब था, बकरी चराने गए, लौ लग गई, पेड़ के नीचे बैठे हुए बकरियां पता नहीं कहाँ चली गई। घर पे आए, डांट पड़ी कि तुम एक जरा सा काम नहीं कर सकता, दुकान पे बैठाया दुकान नहीं चला सकता, बकरी चराने बैठा बकरी नहीं चरा सकता। लोगों को लगा कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लौ ईश्वर में लगी थी और एक दिन पता नहीं था कि पूरी दुनिया उनका अनुसरण करेगी। कुछ ऐसी ही लौ हर क्षेत्र में होती है। आप किताब लिख रहे हो, आप उपन्यास लिख रहे हो, आप कहानी लिख रहे हो, आप गीत लिख रहे हो, आप गाना गा रहे हो, जो दीवानगी की हद से गुजर के काम होते हैं वो दरअसल इतिहास बनाते हैं। तो आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिनके लिखे हुए गाने अगर इंडस्ट्री से हटा दिए जाएं तो आपको लगेगा कि अब फिल्मी दुनिया में गाने बचे कहाँ। और मैं दावा कर सकता हूँ, आप किसी भी उम्र के हो, आप 25 साल के हो, आप 35 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 70 साल के हो, आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको संगीत का शौक़ हो और जिस शख्स से मैं मिलवाने जा रहा हूँ उनका कोई गाना आपने ना सुना हो। ऐसा हो सकता है कि कोई गाने सुने आपको पता नहीं और ये इन्होंने लिखे थे,
लेकिन इतिहास ऐसे लोगों को हमेशा याद रखता है। 5,000 से ज़्यादा गाने, 700 से ज़्यादा फिल्में, और जादू ये कि गाने लिखने में 20 मिनट 25 मिनट, और कैसे कैसे अद्भुत गाने लिखे। आप समझ गए होंगे कि मैं समीर रंजान साहब के बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू संजय भाई। और देखिए, जो बात आप कह रहे थे अभी ना, वो शाहरुख खान की एक फिल्म थी कि जब कोई किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं आप मेरे मुरीद भी रहे हैं, आप मेरे गानों को पसंद भी करते हैं। आप जिस उम्र में जवान हो रहे होंगे उस उम्र में 90% गाने आपने मेरे सुने होंगे। और मैं भी आपका फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि आपका जो चैनल है बड़ा कमाल का चैनल है, और आप जैसे विद्रोहियों से और आप जैसे सच्चे रास्ते पे चलने वाले लोगों का मैं बड़ा मुरीद हूँ। मैं हमेशा उन लोगों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ जो सच के साथ होते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, गीता, रामायण, कुरान, सब में घूम घुमा के बात यही है कि जीत हमेशा सच की होती है, झूठ हमेशा हारता है। शुरू में हमेशा लगता है कि विजय झूठ की हो रही है, मगर होती नहीं है। तो मेरा बड़ा दिल था कि कभी आपसे आमना सामना होगा तो बहुत सारी बातें होंगी। ये संयोग ऐसा रहा कि अभी आप फिल्म बना रहे हैं और कहीं से आपको पता चला कि भाई समीर जी हैं और मुझे उनसे गाने लिखवाने हैं, और आप मेरे मुरीद भी रहे। जब मिलना हुआ तो फिर आपसे मैंने बल्कि कहा, ये पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने किसी से कहा कि अब मैं एक काम करता हूँ कि यार अब मैंने बहुत कम कर दिया पॉडकास्ट करना, मगर मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे लगा कि ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी अलग तरह की मुलाकात होगी, क्योंकि मैंने आपको सुना बहुत है। सो अब आप आ गए हैं और हम दोनों आमने सामने हैं। और आपने जो एक बात कही, जिन जिन लोगों के बारे में अभी आपने जिक्र किया, वो चाहे आप भी बड़े फ़ैन रहे हैं ओशो के, और मैं भी बड़ा फ़ैन रहा हूँ ओशो के, मैं बहुत सुनता हूँ और उनका मैं बड़ा मुरीद रहा हूँ। और गुरु गोविंद सिंह हो, ओशो हो, गौतम बुद्ध हो, ये जितने भी महान लोग हुए हैं या जितने भी अचीवर्स हैं, अगर आप उनकी बायोग्राफी कभी पढ़ें ना तो उनमें बड़ी सिमिलरिटी है। और सिमिलरिटी एक ही चीज़ की है, जो हमारे गांव में कहावत होती है ना कि मरता क्या न करता। हम लोग वहाँ से निकले हैं कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ तक चल के आ पाए। और हम नहीं चल के आ पाए, हमको कोई लेके आ गया। और मैं हमेशा जब आपसे बोलता हूँ कि कोई तीसरी ताकत हमारे पीछे काम करती है, पहले हमको आजमाती है, हमको संवारती है, सजाती है, उसके बाद फिर वो एक मकाम पे हमको लेके आती है। तो हमारा सफ़र भी वैसे ही रहा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ये कहूँगा समीर साहब की दर्शकों से मैं बताऊँगा कि समीर साहब के पिताजी चाहते नहीं थे, और वो इतना बड़ा नाम थे कि खई के पान बनारस वाला, वो क्या गाना आज भी, मतलब होली हो दिवाली हो, गाना तो समीर साहब के पिताजी। और समीर साहब के पिताजी चाहते थे, मैं उन आगे बातचीत करूंगा कि समीर साहब किसी भी तरह से गीतकार ना बने, क्योंकि उनके संघर्ष की बात भी करूंगा। और फिर आपने उस दौर में पिताजी ने कॉमर्स सिलाई और आपने बैंक की नौकरी हासिल करी। ये बात सही है कि उस समय बैंक की नौकरी हम देखते थे, मैनेजर का रुतबा कैसे IAS से ज़्यादा होता था, क्योंकि बैंक का मैनेजर मतलब वो हीरो होता था, खाते अकाउंट हाथ से लिखे जाते थे। उस ज़माने में आपको बैंक की नौकरी मिल गई। और मैंने एक महान आत्मा गुरु नानक जी की बात करी, 3 दिन में साहब आपने नौकरी छोड़ दी, 3 दिन आपकी लॉ लगी, और तीसरे दिन आपको समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। परिवार इतना मजबूत उस दौर में नहीं रहा। पिताजी से वो भी कहानी में आगे बात में जिक्र करूंगा, अपने दर्शकों को सुनाऊंगा आपके मुंह से। आज लगता है कि बैंक की मैनेजर की नौकरी कर रहे होते, डायरेक्टर बन गए होते बैंक के, लेकिन नियति को यहाँ तक लाना था। लेकिन जब वो 3 दिन की नौकरी छोड़ी और बम्बई में आकर लोकल बसों और ट्रेन से चलना शुरू किया, खाने के पैसे नहीं होते थे, जरा वो थोड़ा सा किस्सा बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रेरणा है कि ओशो की बात है ये, तो ओशो ने कहा है कि ये तकदीर वाले होते हैं वो लोग जिनको वही काम चुनने का मौका मिलता है जो उनको पसंदीदा होता है।
आप बैंक के गवर्नर बन जाते, आपको ज़िंदगी का लुत्फ नहीं आता। जो आज समीर अंजान को 15 मिनट में गाना लिख के आ जाता है, 5,000 गाने लिख के आ जाता है, वो लुत्फ नहीं आता। और मुझे लगता है ज़िंदगी की दौलत शोहरत सब एक तरफ है, ज़िंदगी का लुत्फ एक तरफ है। तो लुत्फ से पहले के संघर्ष की कहानी बताइए। देखिए क्या होता है ना संजय भाई, लोग उजाला देखते हैं, अंधेरा किसी को पता होता नहीं, अंधेरा दिखता नहीं। मगर सच ये है कि हर उजाले के पीछे एक बड़ा गहरा अंधेरा होता है, क्योंकि बगैर रात के सुबह होनी नहीं है। और जिसने ये सच जान लिया ना, फिर वो रात से, अंधेरे से, संघर्ष से, तकलीफ़ों से घबराता नहीं। उसके दिल में कहीं एक बात बैठ जाती है कि यार ये अगर रात है तो, अगर ये इतनी गहरी रात है तो सवेरा भी इतना ही गहरा होगा। कहीं ना कहीं जब आप बड़े सपने देखते हैं ना, तो पहले आपको प्रिपेयर करता है बड़े फैसले लेने के लिए। और बड़े फैसले लेना उन्हीं लोगों का काम होता है जिनके अंदर वो शिद्दत होती है, जिनके अंदर वो लगन होती है कि अब तो कुछ भी हो, अब चाहे रब रूठे या बाबा यारा, हमने तो हाँ कर दी। तो जब ये बात, बैंक में मैंने नौकरी इसलिए कर दी क्योंकि पिताजी चाहते थे। और उस वक्त कई बार मुझे बड़ा गुस्सा भी आया कि मुझे क्यों मना करते हैं। यहाँ हर बाप चाहता है कि वो जो काम कर रहा है उसका बेटा करे, और हमारा पिता जो है हमको वही काम नहीं करने देना चाहता जो वो करता है। मगर वो जो नियति की बात आपने कही, जब नियति जब फैसला कर लेती है ना, तो जब मैं बैंक में कर रहा था तो हर दिन जब मैं बैठूं कुर्सी पे ना, तो अंदर से एक आवाज़ आए कि समीर तुम्हारी मंजिल मकसूद ये नहीं है, तो निकल यहाँ से, नहीं फंस जाएगा, मुझे तुझे कहीं और ले चलना है। मगर वो जंग लड़ता रहा मैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उस ज़माने में बैंक की नौकरी मिलना वो ICS PCS बनने से कम नहीं था। मगर वही मैं हमेशा बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा दिल की सुनी है, मैं कभी दिमाग किसी चीज़ में लगाता नहीं। तो जब एक मोड़ वो आ गया कि मेरा दिल मेरे दिमाग पे हावी हुआ, मैंने कुर्सी पे बैठ के काम के बजाय रिकग्निशन लेटर लिख के तीसरे दिन मैनेजर को दे दिया, और घर आके किसी से नहीं कहा, माँ से कह दिया। अब माँ इतनी दुखी हुई, रोने लगी, क्योंकि मेरा कुनबा अब मेरे दादाजी के बाद मेरे पे डिपेंड हो गया था, क्योंकि पिताजी तो संघर्ष कर रहे थे, बम्बई आ गए थे। तो उनको लगा कि यार एक सहारा मिल गया, अब बेटा बैंक में आ गया है और अभी अच्छी खासी नौकरी इसको मिली, तो अभी हम लोगों की परवरिश अच्छे से हो जाएगी, बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था, ईश्वर कुछ और चाहता था। मैंने लोगों को समझाया कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं शायद इस घर में सैलरी बन के पैदा हुआ हूँ, तो तुम लोगों को तो मैं तकलीफ़ देने नहीं दूंगा, ऊपर वाले को। मैं कुछ भी होगा, बस केवल भरोसा रखो मुझ पे कि वक्त लग सकता है, मगर मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर करूँगा। और मैंने माँ से 500 रुपया लिया, और काशी एक्सप्रेस मैंने 5 तारीख को पकड़ी वहाँ से। कौन सा सन था ये? 1980। और 6 अप्रैल 1980 को मैं मुंबई के सरजमीन पे दादर रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया, और उसके बाद का सफ़र यहाँ का शुरू हुआ। बनारस मेरे दिल में, मेरी रूह में, मेरे एक सेकंड में क्षमा चाहते हुए रुकूंगा। पहले वो वाला सफ़र बताइए। पिताजी तो चले आए थे बम्बई, आप दादाजी के पास थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी और किस तरह नौकरी वो हासिल हुई? वो जो संघर्ष था जो आपका और दादाजी का, पिताजी बम्बई में संघर्ष कर रहे हैं, दादाजी आपको पाल रहे हैं, जरा वो बताइए। हुआ क्या कि दादाजी चूँकि बैंक में थे, और मेरे दादाजी एक इतिहास लिखे थे कि बैंक के वो इतने कर्मठ कार्यकर्ता थे कि उनको पहले इतिहास में, सेंट्रल बैंक के इतिहास में 3 साल नौकरी छूटने के बाद एक्सटेंशन अगर किसी को मिला था केवल उनके काम के ऊपर, तो वो मेरे दादाजी थे।
मेरे दादाजी का बहुत मन था कि उनके बाद कोई उनका बेटा जो है बैंक ज्वाइन कर ले। तो मेरे पिताजी जो है वो बीकॉम थे, मेरे चाचा जी जो थे एमकॉम थे। मगर इन दोनों को, पिताजी का ऐसा नहीं था कि बैंक में नौकरी नहीं करना चाहते थे, मगर उनकी ये मजबूरी थी कि उनको अस्थमा की बड़ी ज़बरदस्त बीमारी थी और डॉक्टरों ने बोला कि आपको किसी समंदर किनारे जाना पड़ेगा, अगर आप ड्राई क्लाइमेट में रहोगे तो मर जाओगे। इसलिए वो बम्बई आए। इसलिए उनको मजबूरन बम्बई आना पड़ा। बल्कि उनके गुरु जो थे बनारस के, रुद्रकाशी के, जो बनारस के बहुत बड़े कवि थे और उनका बहुत बड़ा नाम है, बनारसी भाषा में लिखने की जो महारत उनको हासिल थी वो किसी को नहीं थी। और पिताजी उनके पास सीखते थे पोइट्री। तो उन्होंने बोला था मेरे पिताजी को कि अनजान तू बनारस मत छोड़, मैं तुझे हरबंस राय बच्चन बना दूंगा, तेरे अंदर वो काबिलियत है। मगर वही नियति की बात, अब जब पिताजी मजबूरन बॉम्बे आए तो बॉम्बे आने के पीछे उनकी वजह एक तो बीमारी थी, दूसरी बात ये थी कि उनको लिखने का शौक़ था। वो कवि और वो शैलेंद्र के और साहिर के, मजरू साहब के, सबके बहुत बड़े फ़ैन थे। तो जब यहाँ उनको लगा कि अब कम से कम एक ये शहर ऐसा है जहाँ मैं जाऊँ समंदर किनारे तो मैं अपनी रोजी रोटी इस पोइट्री से और गाने लिख के कर सकता हूँ। तब इन दो वजहों से उनको लगा कि मुंबई में मेरा जीविकोपार्जन हो सकता है कविताएं लिख के, गाने लिख के। इस वजह से वो मुंबई आ गए। जब यहाँ आए और संघर्ष कर रहे थे तो जब वहाँ से निकले तो उस ज़माने में बनारस में बहुत पॉपुलर हो गए थे एज ए शायर, एज ए कवि। तो उनके एक दोस्त थे, शशि बाबू उनका नाम था। उनका एक होटल अभी भी है बॉम्बे में, होटल डी पेरिस। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे होटल में मुकेश जी आए हुए हैं, मैं मुकेश जी से बात करता हूँ, अनजान तुम उनको आगे एक दिन सुनाओ कुछ। अच्छा, अनजान उन्होंने टाइटल लगा, नाम उनका ओरिजिनल लालजी पांडे था। लालजी पांडे, टाइटल कवि थे। तो वो गए होटल, उन्होंने मुकेश जी को कुछ कविताएं सुनाई। मुकेश जी बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो अनजान, अब बनारस में तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, मगर अगर कभी मुंबई आने का रुख करना तो मुझसे मिलना ज़रूर। मैं तुमको एक वादा करता हूँ कि मैं तुमको राज कपूर से ज़रूर मिला दूंगा, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग में मुझे शैलेंद्र जी की झलक लगती है। वो सिलसिला हुआ ख़त्म। तब तो उनको पता भी नहीं था कि मैं मुंबई आऊँगा कि नहीं आऊँगा। चलो भाई, हो गई मुलाकात। जब आए तो उनको याद आया कि यार मुकेश जी ने मुझे कहा था। तो यहाँ आए तो राज कपूर से मिले और ले गए मुकेश जी उनको। राज कपूर ने उनको सुना तकरीबन एक आधा घंटा, एक घंटा बैठ के इत्मीनान से। और उन्होंने कहा कि देखो अनजान, तुम्हारी कविताओं में शैलेंद्र की झलक है, मगर अभी भी शैलेंद्र बनने के लिए तुमको इस इंडस्ट्री को कम से कम 10 साल देना पड़ेगा। वाह। अब वहाँ से निकले और उसके बाद उनको पहली फिल्म मिली जो प्रेम नाथ जी, जो उस ज़माने के बड़े मशहूर एक्टर थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गोलकुंडा का कैदी। अच्छा। उसमें पहली बार पिताजी को गाना लिखने का मौका मिला। और उसके बाद एक लंबा संघर्ष चला 17 साल का। और जब उनके संघर्ष की कहानियाँ मैं बाद में सुनता था तो मुझे लगता था यार, ऐसे संघर्ष में आदमी जिंदा कैसे रह सकता है। माय गॉड। मतलब होटलों में पैसा मांग के खाना खाना, लिफ्ट के नीचे वाली जगह पे एक गुदड़ी बिछा के सोना, कोलाबा जैसी जगह में कुएं पे बाल्टी से पानी निकाल के नहाना, 2 जोड़ी कपड़ा था जिसको एक धोते थे तो एक पहनते थे। ऐसा जीवन जीने के बाद भी एक आदमी ठहर कैसे गया? 17 साल तक 17 साल वो आदमी भागा क्यों नहीं? और फिर जहाँ से उनके ज़िंदगी में प्रकाश दिखा वो फिल्म थी डॉन। उसके पहले काफ़ी फिल्में उन्होंने छोटी मोटी फिल्में की, थोड़े गाने हमेशा उनके चल जाते थे मगर फिल्में फ्लॉप हो जाती थी। तो एक IRO पे भी लगा कि यार बहुत बैड लकी, इसका लक बड़ा ख़राब है इस गीतकार का, इसको फिल्म में मत लो ना, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो उनको अपशगुन मानने लगे लोग। इन सब ऑड्स को उन्होंने फेस किया, मगर उसके बाद डॉन आई और
डॉन में उनका आमना सामना हो गया अमिताभ बच्चन से, तब उनको याद आया कि गुरु ने कहा था कि मैं तुझे हरबंस राय बच्चन बना दूंगा। उनको क्या पता था कि उनका नसीब तो अमिताभ बच्चन से जुड़ा है। वाह। और वहाँ से जो कहानी शुरू हुई खई के है, पान बनारस संजय वाला। जी खई के पान बनारस वाला, फिर तो और अमिताभ बच्चन जी और पिताजी का जो साथ हुआ, मतलब मैं अगर कहूँ कि 70% बच्चन साहब के गाने मेरे पिताजी के लिखे हुए हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 70%। लावारिस, शराबी, नमक हलाल, खून पसीना, जितनी फिल्में, हेरा फेरी और 2 और 2 5, याराना, ये सारी फिल्में डैडी की लिखी हुई। अच्छा। और बच्चन साहब से इसीलिए उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहे और वो रिश्ता आज तक कायम है आपका भी। हाँ। और देखिए कहाँ से कुदरत जोड़ती है, जब उन्होंने सेकेंड टाइम बच्चन साहब ने कमबैक किया, अपना सेकेंड इनिंग शुरू की, जो फिल्म थी मृत्युदाता, उसका गाना पहला मैंने लिखा। अच्छा। और मैं उनसे फिर जुड़ा पिताजी के बाद, और वो गाना बहुत चला था दलेर मेहंदी का, नाना नाना नारे, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे का ऐश करोगे। उसके बाद मैंने बच्चन साहब के साथ बहुत सारी फिल्में, बागबान की, मैं यहाँ तो, हाँ बाबुल की, और ये कभी खुशी कभी गम के गाने मैंने लिखे। तो बड़ा पिता तुल्य व्यवहार उनका मेरे साथ रहा है शुरू से लेके अब तक। जब जब मैंने उनसे जो भी प्रार्थनाएं की हैं उन्होंने स्वीकार की है, तारीफ लोग करते हैं और बहुत मानते हैं, घर के बच्चे की तरह वो मुझे मानते हैं। तो इस तरह से पिताजी का सफर जो रहा वो बड़ा विचित्र। अच्छा, इधर पिताजी संघर्ष कर रहे थे, उधर आप अपने दादा के संग। दादा की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं ना सर, बैंक की नौकरी में वो लोग पियून लेवल की छोटी नौकरी थी, तो उसमें सैलरी क्या मिलती। कितने लोग थे आप साथ में काम? हमारे घर के सोचिए, मैं, मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरी दादी और दादाजी और उनकी 3 बेटियाँ, इतने लोगों की परवरिश, मेरा भाई भी पैदा हो गया, फिर मैं भी पैदा हुआ, इतने लोगों की परवरिश एक आदमी की सैलरी से, और गांव में जो खेती से जो अनाज पैदा होता था उससे। छोटा कमरा, एक घर, कच्चा मकान था। मेरी जो पैदाइश हुई मुझे वो पता भी नहीं कि कौन से कमरे में कहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो वो खपरेल का मकान मुझे आज भी भूलता नहीं। उसके दालान से लेके, उसके कमरे से लेके, दादी दोपहर में जिस कमरे में मार के बैठा के हम लोगों को वो पंखा डुलाती थी, बेना, और सुलाती थी, वो कमरा तक मुझे याद है। अभी वो सब टूट गया, नया मकान पक्का बन गया, सब हो गया, मगर वो घर के बाहर का नीम का पेड़ और मेरा वो कच्चा मकान मुझे भूलता ही नहीं। क्या दौर है कि एक तरफ बेटा परिवार, मतलब पिता अनजान साहब के पिता, आपके दादाजी अपने परिवार के सबको पाल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इधर उनका बेटा अनजान साहब बम्बई में ऐसी छोटे कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी पूरे परिवार के भगवान परीक्षा कितनी ले रहा है, 17 साल लोग टूट जाते हैं। देखिए, कोई बड़ा जब इतिहास लिखा जाता है, तूफान आता है, तो उससे पहले यही होता है कि इस इंडस्ट्री में अनजान, मतलब पिता पुत्र, आप और पिताजी दोनों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं जैसे शुरू में कहा कि अगर आपको हटा दें, आपके पिताजी उठा दें, शायद गाने बचेंगे नहीं। फिर जब आपने कहीं बताया कि आप बहुत शायद 17-18 साल तक पिताजी से मिले भी नहीं थे, तो बम्बई जब नौकरी छोड़ के आए, जरा वो खबर बताइए। सर, मैं पिताजी से 23 साल तक नहीं मिला हूँ। 23 साल में केवल 3 बार मिला हूँ। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो वो डर मेरे दिल में था कि अब मैं मुंबई जा तो रहा हूँ, मगर मैं पिता से मिल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ आया और उनको पता भी नहीं कि मैं मुंबई में आ गया हूँ। मैं, मेरे फूफा जी जो थे वो टीचर थे यहाँ पे, सकल नारायण दुबे नाम है उनका, उनके यहाँ मैं कुछ दिन ठहरा और वहाँ से मैंने अपनी लड़ाई शुरू की। मलाड में एक जगह है मालवनी, वहाँ रहता था। और जो वो मेरा 10 साल का जो संघर्ष हुआ 80 से लेके 90 तक जो चला, उसमें कम से कम पहला 1-1.5 साल बहुत बुरा गुजरा। उसके बाद जब पिताजी के साथ संपर्क हुआ,
फिर जब उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के अपने यहाँ बुलवाया, तब एक फ़ायदा ज़रूर हो गया कि मेरे रहने और खाने की व्यवस्था हो गई और मुझे उसके बारे में सोचना नहीं पड़ा। और फिर केवल मुझे संघर्ष करना था, मगर संघर्ष जारी था। ऐसा नहीं था कि 2 साल के बाद मैं उनके साथ आ गया तो संघर्ष खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो संघर्ष और जटिल होता जा रहा था, क्योंकि जैसे ही लोगों को इंडस्ट्री में पता चला कि मैं गीतकार अनजान का बेटा हूँ, लोगों ने मेरी परीक्षाएं शुरू कर दी और लोगों को लगा कि ये चूँकि इतने बड़े गीतकार का बेटा है तो शौकिया गाना लिखना चाहता है, या अनजान जी इसको घोस्ट राइटर बना के गाने लिख रहे हैं और इसको दे रहे हैं, इसके नाम से दे रहे हैं। तो लोगों ने अपनी सिटिंग रूम में बैठा के मुझसे गाना लिखवाया पूरा। ऐसा दौर भी आया? हाँ, कि ये ट्यून है, तुम लिख के बताओ। अच्छा। दूसरी प्रॉब्लम हुई कि उनका नाम मेरे लिए वरदान और अभिशाप दोनों हुआ। वरदान इस तरह हुआ, लोगों ने इज्जत दी, प्यार दिया, मगर अभिशाप ये हुआ कि मैं जब लिखता था तो पिताजी से कंपेयर करें। सही बात है कि अनजान जी ऐसा लिखते हैं तो बेटा कैसा। अरे भाई, वो 40 साल से लिख रहे हैं, मैं अभी आया हूँ यार, मुझे मत उस तराजू में तौलो। मगर यहाँ लोग छोड़ते नहीं आपको, क्योंकि आप आए हैं और ऐसे धुरंधरों के बीच आए हैं कंपटीशन करने, जहाँ बख्शी साहब, मजरू साहब, सारे लोग, इंदिवर, अनजान, वर्मा मल्लिक, गुलशन बाबरा, ऐसे लोगों के बीच आप काम कर रहे हैं। तो आप अगर लिखना नहीं जानते तो आप जाओ घर, चले जाओ बनारस। तो संजय भाई, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी मैंने, और वो जिद जो थी ना हारने की जिद ने जीत दिलवाई। अगर मैं हार गया होता ना, मेरे साथ भी बहुत जातियाँ हुई, मेरी डायरियाँ फेंकी गई, मुझे ये कहा गया कि तुम जिंदगी में गीतकार नहीं बन सकते। कहा लोगों ने आपसे? हाँ, लोगों ने कहा कि तुम अगर गीतकार बन जाओ तो मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूँ। ऐसे लोग थे, ऐसे लोग। और बाद में जब मैं सक्सेसफुल हुआ तो वो मेरे सामने आने से डरते थे, मुंह छुपाते थे, और मैं उन लोगों को पकड़ के बोलता था कि भैया आप मत घबराओ, गलती आपकी नहीं थी, वो मेरे वक्त की गलती थी। वक्त मेरा ख़राब था तो मुझे मालूम था मेरे साथ यही होना है। तो ठीक है। अब अच्छा, ये इसमें ईश्वर की लीला देखिए, एक गरीबी का वो दौर है, छोटे से कमरे में इतने परिवार के लोग, पिताजी संघर्ष कर रहे, और आज लोग कहते हैं कि जितनी रॉयल्टी आपको मिलती है उतनी शायद किसी को नहीं मिलती, इतना पैसा आप पे बरसता है। सर देखिए, ये भी बड़ी लंबी कहानी है। आपने जो जिक्र छेड़ दिया रॉयल्टी की, सर हुआ क्या है, रॉयल्टी का चक्कर ऐसा है कि हमारा हक, हमारे गाने जो पूरी दुनिया में बजते हैं, हम जब एक प्रोड्यूसर के लिए गाने लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं उसकी फिल्म के लिए गाने लिखते हैं। हम उसकी फिल्म में जो कमाई होती है उससे हम कभी नहीं मांगते कि आज धुरंधर जो है 5,000 करोड़ की या 1,000 करोड़ कमाएगी तो हम उस प्रोड्यूसर से बोले भैया हमारे गानों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम तो कभी नहीं मांगते। अब वो गाने जो पूरी दुनिया में बजते हैं, जिसका पैसा प्रोड्यूसर को, जो पैसा फिल्म का मिलना चाहिए वो तो म्यूजिक कंपनी से ले लेता है। जब पूरी दुनिया में जो गाने जो बजते हैं तो उसमें भी वो बोलता है कि वो गाने भी मेरे ही हैं, उसका पैसा भी आपको क्यों दूं मैं। तो वहाँ या इंडिया का कॉपीराइट जो पहले था वो करेक्ट नहीं था, तो वो लीगैलिटी के लूपहोल्स का आधार लेके हम लोगों से कहते थे कि तुम्हारा राइट्स ही नहीं है तो तुमको हम पैसा क्यों दें। और लिटरली सारी म्यूजिक कंपनी वालों ने इस पे कब्जा कर लिया था। तो भाग्य से हम लोग कुछ 8-10 लोग, 20 लोग, और ये शुरू कहानी वहाँ से हुई कि मैं लंदन गया था और मैं महेश भट्ट की एक फिल्म लिख रहा था, राज। उसका म्यूजिक बहुत मशहूर हुआ, आपके प्यार में हम संवरने लगे। तो वहाँ जब मैं PRS परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी के ऑफिस में गया, मैं, नदीम भाई मुझे लेके गए, तो उसने जब मेरी फाइल देखी तो उसने मुझसे पूछा कि समीर जी आपका आइलैंड है लंदन में या आप अपने चार्टर्ड फ्लाइट से आए हैं। मैं उसको कैसे बताऊं, सारे मैं तो प्रोड्यूसर के पैसे से यहाँ तक पहुँचा, मेरे पास यहाँ तक आने का टिकट का पैसा भी नहीं है। तो उसने बोला इट्स अ शेम, आप कौन सी कंट्री में रहते हो यार, आपने अगर यहाँ इस मुल्क में केवल आशिकी और साजन लिखी होती तो आपकी 2 पीढ़ी को काम करने की ज़रूरत नहीं। और उसने मुझे बताया कि बीटल्स को, माइकल जैक्सन को, इन लोगों को रॉयल्टी से कितना पैसा मिला।
तो नदीम भाई ने बोला यार तुम, अभी वो बेचारे तो फंसे हुए थे लंदन में, हाँ कि तुम जा रहे हो इंडिया तो जरा इस पे गौर करो, लोगों से मिलो, बोलो कि भैया हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है हमारी फर्टर्निटी के साथ, और हम लोग इन लोगों से मिलते रहे, ये लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। मगर बोलते हैं ना कि गरीब की जब आह निकलती है ना तो आवाज़ वहाँ जाती है। भाग्य से हम लोगों को जावेद साहब मिल गए, हाँ और जावेद साहब उसी वक्त पॉलिटिक्स में इंटर हुए थे, और उनकी बहुत अच्छी पैठ थी पॉलिटिक्स में और रूलिंग और अपोजिशन दोनों में। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि समीर जी देखिए, साहिर साहब ने एक बार लेखकों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। रेडियो पे पहले गीतकारों का नाम नहीं आता नाम था। नहीं है। कपिल सिब्बल ने मुझे एक किस्सा बताया। हाँ, कपिल सिब्बल साहब हाँ, मेन ना, क्योंकि ये लड़ाई लड़ी कपिल सिब्बल साहब ने। मैं कपिल सिब्बल साहब के कम से कम 4 डेलीगेशन में गया हूँ, हाँ बता रहे उनके ऑफिस में। बताया, और उन्होंने जो हेल्प की है हम लोगों की, मैं सलूट करता हूँ उनको। गजब आदमी है वो भी। अरे और कमाल का विजन, और बोले कि जावेद साहब आप मत घबराइए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, केवल आप अपोजिशन को संभालिए, ये लोग गड़बड़ नहीं करें, ये बिल तो पास होगा। हाँ तो जावेद साहब ने कहा कि समीर जी अब आप लोग चुप हो जाओ, अब ये मेरा मिशन हो गया, अब तो मैं इसको करवा के छोड़ूंगा, साला हमारा हक, और ये बोलते हैं कि आपका हक नहीं है, तो पहले हमको ये साबित करवाने दो कि हक हमारा है। और सर उस पर एक फिल्म बन सकती है, कैसे ये हाँ। पास हुआ है बिल, और कितनी लड़ाई लड़ी है हमने। 12-15 साल की लड़ाई के बाद ये इतिहास में 2 चीज़ें दर्ज होंगी कि ये पहला बिल है जिसको जितना रूलिंग गवर्नमेंट ने नहीं, उससे ज़्यादा अपोजिशन ने सपोर्ट किया था। उस दिन सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी की स्पीच सुनिएगा आप राज्यसभा। कोई पूरा किस्सा कपिल सिब्बल जी ने बताया था। हाँ। मेरा बताया, और मुझे भी नहीं पता था कि ये बिल ऐसे आया, तो कपिल सिब्बल जी ने बताया कि जावेद साहब, अच्छा यानी वो सूत्र आप थे, अगर आप लंदन नहीं गए होते नहीं होता, शुरुआतें नहीं होती ना, शुरुआत नहीं होती, शुरुआतें नहीं होती। ये बात आज तक नहीं पता, देश में किसी को पता नहीं कि कहाँ से ये बात था। मगर वही है ना कि वो केवल सोच मेरी नहीं थी, वो सारे गरीब लोगों की दुआएं लग गई। हाँ। कि यार अब तो बहुत हो गया, छोटे छोटे पैसे मिलते थे भाई। हमारा जब हम लोग ईडी से मिले और ईडी वालों ने बोला कि जावेद साहब इन लोगों ने बहुत बड़ा घपला किया है, 15-16 हजार करोड़ का ये स्कैम है। तो फिर जावेद साहब ने बोला, और समझिए 15 लाख लैंड चेंज करवा दिया उन्होंने। नया कॉपीराइट बना, और 2012 में ये बिल पास हुआ। उसके बाद तब जाके, अब मैं एक बात जरूर ये कह सकता हूँ कि जिस राइटर ने अब 50-100 गाने भी इस इंडस्ट्री में हिट लिख दिए ना, उसको मैं एक बात के लिए एश्योर कर सकता हूँ कि उसको ज़िंदगी भर किचन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी दुआ लगी है ईश्वर की। 50-100 गाने पे किचन की समस्या नहीं होगी, और आपके पास हजारों, तो बात सही है सर। इतना सारा पैसा आता है आपके इतने पास। सालों की मेहनत, इतना काम जो ईश्वर ने करवाया, अब उसका जो थोड़ा बहुत जो भी मुआवजा मिल रहा है, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ ईश्वर का। वरना तो हम लोग, मैं बोलता हूँ कि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर राइटर जो थे ना, वो इस वक्त फुटपाथ पे होते, खाने को पैसा नहीं होता। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है, और जावेद साहब के लिए इसीलिए मैं इतनी दुआएं करता हूँ कि ये आदमी अगर नहीं होता तो ये हक कभी हमारे जीवन में मिलता ही नहीं। गीतकारों की एक नई दुनिया बना दी जी उन्होंने। जी जी जी। आप जब आए यहाँ पे, जो आपका संघर्ष हुआ, तो पहला ब्रेक कौन सा था जिसमें आपको लगा कि अब जिंदगी टर्न होने वाली है? क्या हुआ संजय भाई, हम लड़ाई लड़ रहे थे तो कहीं कुछ मौका मिल नहीं रहा था, तो हमने ऐड भी लिखा, जिंगल भी लिखा, और जो मिलता था सरवाइव करने के लिए। दूसरा ये रहा कि मैं बनारस में मैंने जर्नलिज्म सीख लिया था। अच्छा, ये नहीं था हमारे पेशे में है। अच्छा। हाँ, और मैं आज तक में लिखता रहा, जयदेश, अच्छा। गांडीव, इन तमाम पेपरों में मेरे आर्टिकल छपते रहे। और मेरी पहली कविता भी आज में जब छपी, अच्छा, उस समय आज बहुत सबसे मशहूर 89-90 का दौर था वो, सबसे मशहूर पेपर उस जमाने, शार्दुल विक्रम आज ही था। तो जब यहाँ आया तो मैंने सोचा कि आ तो गया हूँ, अब रोजी रोटी कैसे चलेगी, गाना तो मिलना नहीं है आते ही। तो एक तो जर्नलिज्म मैंने शुरू कर दिया।
आर्टिकल यहाँ से लिख के वहाँ भेजता था, वहाँ के पेपरों से कुछ 20, 25, 50 रुपये आ जाते थे। और यहाँ पे मैं गया टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस जमाने में एक मैगजीन निकलती थी माधुरी। हाँ हाँ, बड़ी फिल्मी दुनिया की बड़ी चर्चित और मैगजीन थी। विनोद तिवारी जी उसके एडिटर हुआ करते, और पिताजी के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो जब मैंने उनको अपनी राम कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि समीर देखो, एक वादा तो मैं करता हूँ कि अपनी हर माधुरी में जब छपेगी तुम्हारा एक आर्टिकल मैं जरूर छापूंगा। अरे वाह, और तो माधुरी बड़ी चर्चित में बहुत, अरे सबसे चर्चित माधुरी। किताब थी वो। और उन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ आर्टिस्टों का नाम दूंगा, उनसे संपर्क करो, उनका इंटरव्यू करो और लिख के मुझे दे दो। तो पहला इंटरव्यू मैंने शक्ति कपूर का किया था। अच्छा, माधुरी के लिए? माधुरी के लिए। क्या बात है। उसके बाद लीला मिश्रा, शशि कपूर, वहीदा रहमान, मिथुन चक्रवर्ती, रंजीता, सबके इंटरव्यू किया था आपने? सबके इंटरव्यू। अच्छा, इन सबके इंटरव्यू एज ए पत्रकार किया आपने? और माधुरी में छपे वो? और सब छपे माधुरी। अच्छा। और मैं जब जाता था तो वहाँ उनका इंटरव्यू करने का एक फायदा होता था कि मैं म्यूजिक वर्ल्ड के लोगों का संपर्क उनसे ले लेता था, और उनके थ्रू मैं वो म्यूजिक डायरेक्टरों से और प्रोड्यूसरों से मैंने मिलना शुरू किया। ओके। तो लिंक देखिए वो कहाँ से कहाँ जोड़ रहा है। हाँ। अच्छा, चूंकि मैं नेचर आपको ले जा रही है। हाँ, कुदरत ले जा रही है। चूंकि मैं भोजपुरी जानता हूँ, मेरी मदर टंग भोजपुरी भी गाना लिखा ना? हाँ भाई, 117 गाने भोजपुरी के मैंने लिखे। 117 गाने? अच्छा। तो मैंने सोचा यार हिंदी में तो कुछ मिल नहीं रहा है, भोजपुरी तो चलो रीजनल फिल्में पकड़ते हैं। तो आनंद मिलिंद के पिता जो हैं वो भोजपुरी फिल्मों के मसीहा हैं, चित्रगुप्त जी, जिन्होंने पहली फिल्म गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ेबो से लेके बलम परदेसिया से लेके और गंगा किनारे मेरा गांव, सारी फिल्मों का गाना उन्होंने लिखा, सब सुपरहिट गाने। लाले लाले होठवा से चपके रे ललैया जैसे रस चुएला, और गोरखी पतरखी रे मारे गुललवा जरा उड़ जाए। तो उन्होंने कहा देखो समीर, तुम अनजान के बेटे हो बेटा, और मैं हिंदी फिल्म तो कर नहीं रहा हूँ, मैं भोजपुरी फिल्में करता हूँ, और तुम्हारी लैंग्वेज भोजपुरी है तो तुम मेरे साथ कुछ काम करो जब तक हिंदी में मौका नहीं मिलता। तो मैं उनके साथ जुड़ गया। अच्छा। तो जो पहली फिल्म मैंने, जो पहला गाना, जो पहली फिल्म मिली थी उसका नाम था बैरी सावन। बैरी सावन। सावन। ओके। उसमें मैंने गाना लिखा, और उसमें पिताजी के गाने भी थे, और केवल 2 गाने मेरे हुए, बाकी गाने पिताजी के थे। अच्छा, एक ही पिक्चर, वो पहली पिक्चर जिसमें पिता पुत्र दोनों के गाने। क्या बात है। उसके बाद फिर चित्रगुप्त, भोजपुरी पिक्चर, भोजपुरी फिल्म। वाह। उसके बाद भटकते 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 मैं एक दिन चला गया उषा खन्ना जी के यहाँ। तो मेरे ख्याल से ये फिल्म इंडस्ट्री में ये पहला किस्सा होगा कि मेरे ख्याल से पहला होगा कि एक ही पिक्चर में पिता और पुत्र दोनों के गाने हों। सर, ये पहला किस्सा है कि पहला गीतकार हूँ मैं जो पिता भी गीतकार और बेटा भी है। बेटा भी गीतकार। आज तक इंडस्ट्री में कोई, जबकि सबके बच्चों ने ट्राई किया मगर कोई बाहर निकल नहीं पाया। तो ये भी एक इतिहास ही है कि सक्सेसफुल पिता का सक्सेसफुल बेटा, ये ईश्वर का वरदान कुछ रहा है। और मैं बोलता हूँ कि ये सफ़र मेरा है नहीं संजय भाई, ये उनका कहीं अधूरा सफ़र जो था उसको मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अच्छा, जब पिक्चर आई तो आपके मन में था कि मेरे गाना पापा से ज़्यादा हिट होगा या नहीं होगा? तो नहीं, वो तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता, आज भी नहीं सोचता हूँ मैं। उन्होंने जो लिखा है उसके आसपास भी मैं नहीं हूँ। पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, और मैंने उनसे कभी कंपटीशन किया भी नहीं, क्योंकि शुरू से मैंने अपनी लेखनी को अलग रुख पे डाल दिया कि वो सिमिलरिटी कहीं लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी आरोप लग रहा था कि अनजान जी लिख के देते होंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं दूसरा। और मैं शुरू से आनंद बख्शी और मजरू साहब का बड़ा मुरीद रहा हूँ। आनंद बख्शी के जब मैं वो गाने सुनता था ना संजय भाई, ABCD छोड़ो नैनों से नैना जोड़ो, तो मुझे लगा यार ये है कुछ कॉमन आदमी की राइटिंग, ये है, इतना सिंपल लिखो तो मज़ा आएगा। तो मैंने उन लोगों को ज़्यादा फॉलो किया बशर्ते कि पिताजी की लाइन पे मैं चलूं। और मुझे किस्सा आपकी इस बात से कहानी याद आई कि जब मुझे पहली बार फिल्म फेयर मिला आशिकी के लिए, आशिकी धूम मचा दी, तो वो मेरे दिल में था कि मेरा पहला सम्मान जो मुझे मिलेगा मैं पिता के हाथों से लूँगा। और मैंने उनको स्टेज पे बुलवाया, और जब आए तो उन्होंने जो स्पीच दी, उन्होंने यही बात कहा कि इस काली औरत को पाने का मुझे बड़ा शौक था। जो फिल्म फेयर आप देखेंगे पीछे वो काले रंग की औरत का बना हुआ स्टैचू,
मगर ये मुझे मिली नहीं कभी, क्योंकि शायद मेरी डेस्टिनी में नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं डिजर्विंग नहीं था, मगर मेरे साथ भाग्य में नहीं रहा होगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये अवार्ड समीर का है। ये समीर के माध्यम से मेरी दूसरी यात्रा की शुरुआत हो रही है, और मैं आपको इस मंच से ये बोल के जा रहा हूँ कि मैंने जीवन में जो जो हासिल नहीं किया है ना, वो सब मेरा बेटा मुझे हासिल करके देगा। इतना क्लैप हुआ था, और मुझे अभी ऑस्कर भी मिल जाए ना तो मुझे वो खुशी नहीं होगी जो उस अवार्ड से है। पिता के शब्द कि पिता को जो हर्ष होता है, जो उसको गर्व होता है ना उनके सामने, और एक पिता ही ऐसा शख्स है जो अपने से ऊपर किसी को बढ़ने देखना चाहता है, वो अपने बेटे को देखना चाहता है। वरना हर आदमी आपसे कंपटीशन करेगा, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका प्रतिद्वंदी हो, मगर पिता ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चाहेगा कि बेटा हमसे आगे जाए। तो ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने जीवन में जो भी कुछ लिखा उससे कम से कम पिता के रहते, एक तो उन्होंने मेरी सक्सेस देखी, उनको गर्व हुआ कि हाँ मेरा बेटा अब अच्छा लिखता है। एक बार बल्कि किसी ने उनसे एक बार पूछा रास्ते में कि अनजान जी आपका बेटा कैसा लिखता है, तो उन्होंने कहा बहुत ख़राब लिखता है। तो उन्होंने कहा यार बड़े अजीब आदमी हो, बेटे के बारे में बोले आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, आप बेटे के बारे में मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे बोलूँगा कि मेरा बेटा खराब। अरे यार आप उससे लिखवा के मुझे बताओ ना कि वो कैसा लिखता है। ठीक बात है। उस चीज़ का उस चीज़ की जो एक संतुष्टि मेरे अंदर रही है ना सर, वो बहुत बड़ी है। अच्छा, जब आप आए थे नौकरी छोड़ के, जब पिताजी से सामना हुआ, पिताजी ने, वो एक लंबा किस्सा है ना, जरा थोड़ा वो बताइए कैसे हुआ, कैसे वो किस्सा क्या है कि जब बीच में एक बार कुछ मेरी आंटी का एक्सीडेंट हुआ, मुझे जब मजबूरन जाना पड़ा बनारस के लिए कुछ दिन के लिए, तो माँ ने जब मुझे वहाँ देखा ना, तो संघर्ष की आग में मैं 6 महीने में जो जला था ना, एकदम पतला हो गया था और 10-20 रुपए का शर्ट पहना हुआ था। तो माँ को लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो लगता, माँ तो एक ऐसी चीज़ है कि वो देख के ही आपको आईने में उतार देती है। तो उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मगर पिताजी को एक बहुत नाराज़गी भरा खत लिखा कि तो फ़ोन होते नहीं थे, खत लिख कि मेरा बेटा 1 साल से वहाँ है और आपने उसकी कभी खोज खबर नहीं ली। तो उन्होंने लिखा कि भैया आपका बेटा मेरे सपनों में नहीं आता, उसने मुझे बताया भी नहीं यहाँ पे शहर में, तो मैं कहाँ से उसकी खोज खबर लूँ। अब आपने कहा है तो मैं उसको तलाशता हूँ। तब उन्होंने ढूंढा। और ये भी मजेदार बात है, एक ही शहर में पिता और पुत्र दोनों हैं। यस। और मिल नहीं रहे हैं। नहीं और हैं, और पिता जो है वो ऐसी बिल्डिंग में रहता है जो जुहू के सबसे पॉश इलाके में है, और समंदर किनारे वो बिल्डिंग है, और मैं वो झोपड़पट्टी के टॉयलेट में डब्बा लेके खड़ा हूँ बाथरूम जाने के लिए। तो पिता वहाँ रह रहे हैं, पिता वहाँ है और बेटा वहाँ है। और अब ये देखिए ईश्वर का एक कमाल का चल रहा है खेल हमारे साथ। तो जब मुझे बुलवाए तो आप गए क्यों नहीं? आप भी जिद्दी थे कि मैं तो इसमें मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मुझे भगाएंगे वो कि तू आया क्यों, नौकरी छोड़ के। और मैंने बोला कि नहीं, अगर मैंने उनके आज्ञा के खिलाफ ये फैसला लिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनसे सपोर्ट नहीं मांगूंगा। अब मैं लड़ने आया हूं तो मैं लड़ के जो भी बन सकता हूं बनूंगा, नहीं बन सकता तो भाग जाऊंगा। तो जब बुलवाए और आमना सामना हुआ, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ आए, ठीक है भाई, अब तुम जवान हो गए हो, तुमको अपने फैसले लेने की आज़ादी है, तुम आ गए, वेरी गुड, मगर हमारे कुछ 2-3 सवाल हैं, अगर तुमने उनका सही सही जवाब दिया तब तो मैं तुमको अपने पास रखूँगा, मेरी इजाज़त तुमको मिलेगी, नहीं तो तुम आए बेटा, संघर्ष तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, मंजिल तुम्हारी है, रास्ता तुम्हारा है, जो करना करो। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा कि तुमने ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से प्यार किया? क्या बात है। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि यार ये कौन सा सवाल है भाई, मगर मैं भी उसी आग में था। मैंने बोला कि हाँ किया था। बोले क्या सोच के प्यार किया था? तो मैं डरा कि कहीं नाराज़ हो गए, एक तो संगत खाने को पैसा नहीं, साले प्यार करने निकले थे। मैंने बोला पापा कोई जब प्यार करता है तो कुछ सोच के नहीं करता। बोले अच्छा,
अब तुम मुझसे पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा, तो मेरे अंदर वो उत्कंठा तो थी ही कि इन्होंने सवाल पूछा क्यों था। मैंने बोला अब हाँ बताइए। तो बोले नहीं, मैं एक चीज़ देखना चाहता था कि तुम सच्चे प्रेमी हो कि भगोड़े प्रेमी हो। क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है ना बेटा, वो सोच के नहीं प्यार करता। जहाँ प्यार में सोच आया इसका मतलब है वो गड़बड़ है, वहाँ कहीं ना कहीं इंटेंशन में कोई गड़बड़ी है, नियति में गड़बड़ी। और ये इंडस्ट्री जो है जहाँ तुम आए हो इतना बड़ा फैसला करके, ये एक महबूबा की तरह है। ये अगर इससे सच्चा इश्क होगा तब तो तुम रुक पाओगे नहीं, भाग जाओगे। क्योंकि ये बेवफा भी हो सकती है और बावफा भी हो सकती है। मगर अब इस बात की श्योरिटी तुमने दे दी कि तुम भागोगे तो नहीं, चाहे ये बेवफा हो कि बावफा हो। दूसरा सवाल, क्या सोच के आए हो कि बक्सी बन जाओगे, अनजान बन जाओगे, साहिर बन जाओगे, लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे, लोग तुमको तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे और यहाँ सब हूरे हैं, जन्नत है ये। हम बोल रहे हैं हाँ, ये सोच के तो यही आऊँ पापा। मगर बोले एक भूल कर गए, ये जो तुमने सोचा उसमें एक बात नहीं सोची। मैंने बोला क्या? उन्होंने कहा कि मगर तुम ये भूल गए कि जन्नत पाने के लिए क्या करना होता मालूम है तुम्हें? मैंने बोला नहीं। बोले मरना पड़ता है बेटा, बिना मरे किसी को स्वर्ग दिखता नहीं, तो मरने के लिए तैयार हो। मैंने बोला हाँ, अगर आया हूँ स्वर्ग देखने तो मरना ही पड़ेगा। तो बोले तीसरा सवाल, अब लास्ट सवाल है कि अब तुम हमारे पास तो तुम अब रहोगे, मगर अब तुम 1 साल लिखोगे नहीं। अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि जिस दुनिया से तुम आए हो वो दुनिया और ये दुनिया बहुत अलग है। ये तुम्हारा कवि मंच नहीं है, ये तुम्हारा मुशायरे का मंच नहीं है। यहाँ की विधा बिल्कुल अलग है। फिल्मी गाने लिखना और स्वांतः सुखाय के लिए लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुमको यहाँ की टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी। तो तुम मेरे साथ चलोगे सिटिंग रूम में, समझोगे कि डायरेक्टर कहानी कैसे सुनाता है, किरदार कैसे जीते हैं, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब मैं तुमको इजाज़त देता हूं कि अब तुम जाओ और अब संघर्ष शुरू करो। सभी साहब फिर जब वहाँ से दौर शुरू करते हैं, पिताजी ने 1 साल तक मना कर दिया, फिर 1 साल तक आपने लिखा नहीं कोई गाना? कुछ नहीं, पिताजी नहीं लिखता रहा। क्या लिखता था कि जब वो सिचुएशन मिलती थी फिल्म को कि ना, तो बोलते थे कि मैं भी उस पर लिखूंगा, तुम भी लिखो। अच्छा। और जिस दिन तुम्हारा मुखड़ा पास हो जाएगा ना, बस उस दिन मैं तुमको इजाज़त, और हर बार फेल हो जाता था। फिर वो बैठ के बताते थे कि तुम्हारा फेल क्यों हुआ। अच्छा। क्योंकि तुमने कैरेक्टर को जिया नहीं, कहानी को समझा नहीं, ऐसे ही लिख दिया। ऐसे लिखा नहीं जाता है बेटा। अगर तुम एक शायर की पिक्चर लिख रहे हो तो तुमको शायर बनना पड़ेगा। अगर तुम एक कूली की पिक्चर लिख रहे हो तो तुमको कूली बनना पड़ेगा। एक ट्रक ड्राइवर की पिक्चर लिख रहे हो तो ड्राइवर बनना पड़ेगा। तो जब तक अपने अंदर वो काबिलियत नहीं पैदा करोगे, फिल्म में तुम सफल गीतकार नहीं बन सकते। तो वो सारी चीज़ें जब मैं सीख गया, तो वो पहली पिक्चर थी बिंदिया चमकेगी, जिसमें गुरुदत्त के बेटे ने डायरेक्ट की थी, रेखा जी हीरोइन थी। उसमें मेरा मुखड़ा पास हुआ, जो फाइनली गया उन्हीं के नाम से। मगर उन्होंने फिर इजाज़त दे दी कि अब मुझसे कभी मुड़ के पूछना मत कि मैं यहाँ फंस गया हूँ पापा। अब तुम्हारे आसमान तुम्हारा, उड़ान तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, अब तुम निकल जाओ बेटा और लग जाओ अपने काम पे। बस वहाँ से शुरू हुआ संघर्ष भैया। प्यार भरे जो गाने हैं, कुछ गाने तो मुझे भी बहुत पसंद हैं कि अगर हम तुम हो जाते, वो गाना, उस गाने की शुरुआत कैसे हुई, दिमाग में कैसे गाना आया? वो लाइनें इतनी खूबसूरत लाइनें हैं ना। देखिए भैया, हिमेश रेशमिया के साथ जब मैंने काम शुरू किया ना, तब मेरी और उनकी पहली फिल्म थी तेरे नाम, और वो फिल्म बहुत मशहूर हुई और उसके गाने बहुत मशहूर हुए, रोते थे लोग। हाँ, वहाँ से हमारी एक टीम बन गई और हिमेश के साथ तकरीबन मैंने 12-15 फिल्में साइन कर ली उस दौर में। फिर बाद में हिमेश को शौक़ हुआ कि उनको एक्टिंग करनी है, उनको फिल्में बनानी है। तो वो एक फ़िल्म में एक्टिंग कर रहे थे, और तो वो हमेशा बोलते थे कि सर आप कुछ लिख के दीजिए, मैं उस पर कुछ क्रिएट करता हूँ। तो आशिकी 2 रिलीज़ हुई थी और उसका म्यूज़िक बहुत चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि सर कुछ दे दीजिए, बस जो आपका रंग है
आशिकी 1 आपने लिखी है और ऐसे गाने की। तो मैं उनके यहाँ जा रहा था सिटिंग के लिए, तो ऐसे ही मेरे दिल में आया कि यार एक अंदाज हम लोग ढूंढते क्या हैं। संजय भाई लिखना तो आ गया, मालूम कैसे लिखा जाता, मगर ख्याल, नया ख्याल कैसे ढूंढें, क्योंकि गिन के सिचुएशन वही 5-6 हैं जिनमें हजारों लाखों गाने लिखे गए, शब्द भी वही शब्द, वही रोमांस, वही बिछड़ना, वही मिलना, वही दिल का टूटना, वही दिल का जुड़ना। अब उसमें हर आदमी ने अपनी अपनी बात अपनी अपनी तरह से कही है। आप उसमें अभी नए आए हैं तो अपनी बात आप कैसे कहोगे। तो मैंने बोला यार एक कुछ दिमाग में एक लाइन आ रही थी कि मैं और तुम अगर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। कि अगर ये सिलसिला बन जाता, और उस बात को ऐसे भी कहा जाए कि मैं और तुम अगर मिल जाएं तो जीवन जीवन हो जाए, मगर वो कहने का, जिसको हम बोलते हैं कि बात वही होती है, इमोशंस वही होता है, अंदाजे बयां बदल जाता है, कहने का जो ढंग है वो आप अलग कर देते हो। तो वो सोचते सोचते वो मुखड़ा आया और हिमेश इतने एक्साइटेड हो गए कि सर ये मिला गाना, अब मैं इस पर कुछ करता हूँ। तो गानों की कहानियाँ तो बड़ी अजीब अजीब होती हैं सर, कब कौन सा गाना बनता है और क्यों बनता है, ये कभी कभी कहानी इंस्पायर कर देती है, कभी कुछ किरदार इंस्पायर कर देते हैं, कभी कभी आप कहीं मौसम में चले जाते हैं वो इंस्पायर कर देता है। तो इंस्पिरेशंस तो आपको अलग अलग चीज़ों से मिलती रहती है और आप अलग अलग ज़मीन पे आप गाने लिखते रहते हैं। तो ये गाना भी जब मैंने लिखा तो वो ऐसे ही लिखा, उसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैंने धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता कई बार पढ़ी, और फिर वो इंटरव्यू में जिक्र आया कि अच्छा लेखक अच्छी रचना तब लिख पाता है जब काफ़ी कुछ उसका ज़िंदगी में उसके संग होता है। तो आपकी ज़िंदगी में तो होता, तो मैं मानता कि संघर्ष बहुत है आपकी ज़िंदगी में, आपके गानों में संघर्ष आता है, लेकिन आपके गानों में प्यार की रूहानी खुशबू आती है। आपने पिताजी से सामने कबूल कर ही लिया कि इश्क किया था आपने। इश्क जब पूरा हो जाए, और अब तो आजकल के इश्क में लोग मानते हैं, आजकल के पहले से मानते हैं कि भैया शादी हो जाए तो इश्क कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको लगता है कि जिससे इश्क किया उससे शादी हो जाती, तो ये जो अंदर का जो कवि है, तई लेखक सर क्या होता है ना, प्यार जो है ना वो प्रतीक्षा का नाम है। प्यार में अगर प्राप्ति हो गई ना तो प्यार खत्म। जिस दिन प्यार आपको हासिल हो गया ना, उस दिन वो प्यार रहा नहीं, फिर उसकी परिभाषा चेंज हो जाती है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी, इवन आज भी, वो प्यार इंतज़ार ही है। प्यार कभी हासिल नहीं हुआ। प्यार के लिए शुरू से लेके आज तक मैं अधूरा रहा प्यार। उसमें मैं कभी, मुझे जिस भी लड़की को मैंने चाहा था वो कभी मुझे मिली नहीं। और इसीलिए मेरे गानों में जब मैं लिखता हूँ तो वो मेरा किया हुआ रोमांस, मेरा जिया हुआ जीवन, मेरे दिल टूटने का, मिलने का, बिछड़ने का और इंतज़ार का जो मंजर मैं बनाता हूँ, लिखता हूँ, तब लोगों को लगता है कि यार वो सचमुच उनके दिल, अगर वो मिल गया होता तो फिर शायद वो डेप्थ, वो मेरे गानों पे जब वो गाना लोग सुनते हैं तो लोग रोते हैं कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ये थॉट आते ही नहीं। जब मैंने वो लिखा कि अब तेरे बिन जी लूँगा मैं, जहर ज़िंदगी का पी लूँगा मैं, तो ये ख्याल कोई फिल्म से इंस्पायर होकर नहीं है, मेरी अपनी जी हुई ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटित हुई हैं। अब जैसे मेरी शादी जब हुई तब मैंने वो गाना लिखा, जब बीबी को मैंने देखा और उसने एक जुमला बोला, वो तो डायलॉग बोल गई, मगर मैं वो गाने में ढाल दिया कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो कहीं ना कहीं हम देखिए, दो तरह के राइटर होते हैं, एक होता है जो सोच के लिखता है, एक होता है जो जी के लिखता है। जो जी के लिखता है ना, उसकी कलम का जादू ना है, सदियों तक चलता है। तो साहिर, बख्शी, शैलेंद्र, अनजान, इंदिवर, इन्होंने जी के लिखा था, इसलिए वो गाने आज भी अमर है। अब तो प्यार वर्ड ही ख़त्म हो गया है। आज की जनरेशन में प्यार की परिभाषा ही नहीं है। प्यार, उनको वर्ड से उनको नफ़रत है, दे हेट लव। उनको तो केवल व्यापार है। उनके जीवन में, आजकल की लड़कियों के जीवन का दो ही टारगेट है। वो अगर किसी लड़के के संपर्क में आती हैं तो दो ही रीज़न हो सकता है
कि उसके पास पैसा कितना है और उससे उनके करियर को कोई फ़र्क हो सकता है कि नहीं। अगर आपने किसी लड़की को आज के दौर में आई लव यू बोल दिया ना, तो शी विल हेट यू, बोलेगी ये सब इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर, ये प्यार व्यार कुछ होता जाता नहीं। तो ये दुर्भाग्य इस आप लड़कियों को आप टारगेट कर रहे हैं, मतलब एक जमाने में लड़के इतना फ्लर्ट करते थे, अब लड़की नहीं, फ्लर्ट की बात नहीं है संजय भाई, सवाल फ्लर्ट का नहीं है, सवाल इस बात। लड़कियां विद्रोह कर देंगी आपकी लाइन? नहीं, लड़कियां विद्रोह नहीं करती, लड़कियां बहुत मुझे आपकी लाइनों पे विद्रोह करेंगी? नहीं, बहुत मानती हैं, क्योंकि जब मैं सच बोलता हूँ ना तो उनको मालूम है। जैसे मैं आजकल बोलता हूँ कि आजकल की पीढ़ी ने एक नया लफ्ज़ अंग्रेजी में निकाला है, हमारे यहाँ बदमाशी करने के लिए पहले वो टाइम के बारे में लोग मानते थे, आजकल उसके लिए एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी वर्ड इन्होंने निकाला है, वी वांट आवर स्पेस। हाँ, ये स्पेस क्या है? स्पेस वही है कि हमको थोड़ी आज़ादी दो ताकि हम हरामीपन कर सकें, बदमाशी कर सकें, पार्टी कर सकें, रात भर घूम सकें। तो हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें, हम लोग भाग्यशाली रहे कि हमने 2 पीढ़ियों को अपने कंधे पे ढोया है संजय भाई, आपने भी ढोया होगा, मैंने भी ढोया। और ये हमारा गुड लक है कि हमने अपने बाप की आखिरी सांस तक सेवा की, मैंने अपने बच्चों की जो मैं जिस तरह की परवरिश चाहता था मैंने की है, और आज भी उनके लिए जी रहा हूँ। मगर ये जो पीढ़ी है ना, ये आप ड्रीम देखना बंद कर देना कि आपका बेटा आपके लिए ऐसे जिएगा या आपकी इतनी इज्जत नहीं करेगा। वो अब आर्गूमेंट करते हैं। हमको याद है पिताजी जब बैठा के बात कर रहे थे तो मैं इतना नाराज़ था, फिर भी जुर्रत नहीं थी कि उनके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाऊं। और मैंने कभी वो सवाल उनसे सवाल पूछा नहीं कि आपने हमको गाना लिखने से क्यों रोका। वो तो जब बाद में जब दोस्ती हो गई उनसे, और जब उन्होंने खुद बताया, बाद में दोस्ती हो गई थी। हाँ भाई, मैं अपने पिता को अपना गुरु, दोस्त, पिता सब मानता हूँ। उन्होंने अपनी लव स्टोरी तक मुझे बताई है। बाप रे बाप। तो वो उनसे बड़ा फिलासफर कोई हो नहीं सकता सर। उन्होंने क्या लाइन जिंदगी पे लिखी कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। तो मेरा वो बाप था जो फिलासफी इतनी, और उनको मालूम था कि बेटा ये जनरेशन गैप कभी करना मत, क्योंकि ये जनरेशन गैप बहुत घातक होती। बच्चों से दोस्ती करो, अब बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों से अगर आपने डिस्टेंस रखा तो विद्रोह होगा। और आजकल के बच्चे सुनेंगे नहीं। हमारा ज़माना था कि हमको हिम्मत नहीं थी हम अपने बाप के सामने जाके बैठ जाएं। हाँ, तो वो दौर की बात होती है, परिवर्तनशील दुनिया है, आपको बदलते रहना। ये दौर कैसे होगा कि आपके पॉडकास्ट भाभी जी सुनेंगी जिसमें आप कहेंगे कि मैंने इश्क किया था लड़की से, गाना गा रहा हूँ, फिर उनका जब पहली बार उन्होंने सुना होगा ये बात, नहीं, मैंने तो पहली रात, सुहाग रात के दिन ही सब कुछ खोल दिया था, बता दिया था। मैं बहुत ऑनेस्ट पति की तरह उनके सामने पेश आना चाहता था, और मैंने उसको बोला कि उसके जितने खत थे, जितनी तस्वीरें थी, वो सब मैंने जला दी तुम्हारे आने के पहले। बाप रे बाप। मैंने सोच लिया था, निर्दयी आशिक। हाँ, निर्दयी बनना पड़ा, क्योंकि आप अगर एक के बाद दूसरे के लिए अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो बेहतर है कि उससे शादी मत करो। आप उसी के इश्क में रहो, आप देवदास बने रहो, शराब पियो और घूमते रहो। तो वो मुझे करना नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि वो अगर मैं चाहता भी तो मुझे हासिल नहीं हो सकती थी वो, क्योंकि वो दुनिया में ही नहीं रही। तो वो बड़ी सैड स्टोरी रही। तो पत्नी को मेरे पहले सब पता था, तो पत्नी को कोई झटका नहीं लगा कि अरे ये मैंने क्या न्यूज़ सुनी। इसलिए मैं इतना खुला बोलता हूँ ना, वरना तो मैं बड़े सलीके से आपसे बहाना बना सकता था, अरे संजय भाई छोड़िए ना, ये प्यार व्यार की कहाँ छेड़ दी आपने। तो कहने का मतलब, जब आप ईमानदार होते हैं ना सर, तब आपको न तो पत्नी से डर लगता है, न बच्चों से डर लगता है। क्योंकि फिर मैं बीबी के साथ भी उसी शिद्दत से जुड़ा। मैं अपनी बीबी को भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपनी महबूबा को करता था, और मैं उसके लिए वो सब करता हूँ जो अगर वो होती मेरी बीबी तो उसके लिए करता। तो कहीं ना कहीं अगर आप ईमानदार होते हैं ना, तो आपकी देखिए गलतियाँ कहें या ये नियति का कोई नियम था, ये चीज़ें हो जाती हैं। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। एक उम्र होती है जिसमें हर कोई बहकता है। मैं कोई दुनिया, अगर आप इंसान हैं और आपके दिल में प्यार का जज्बा नहीं है तो आप इंसान है ही नहीं है, आप पत्थर है।
अगर कोई कहता है कि मैंने प्यार किया नहीं तो उससे बड़ा झूठा और बेईमान आदमी कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो छुपा रहा हो, नहीं बताना चाहता हो, अलग बात है, मगर कौन ऐसा इस धरती पे पैदा हुआ जिसने प्यार नहीं किया हो? क्या प्यार सिर्फ एक ही बार हो सकता है? हमारे ज़माने में की परिभाषा तो यही, अभी तो गाना लिखा गया है कि प्यार एक नहीं बार बार होता है, मगर मेरा नहीं मानना। मेरा मानना है कि जो सच्चा प्यार होता है वो एक ही बार होता है। जो बार बार होता है वो प्यार नहीं होता, वो हवस होती है, और वो मृत तृष्णा है, वो जिस्मानी चाहत है और कुछ नहीं। राज के गाने तो आपके कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमते थे। बिल्कुल, महेश भट्ट के साथ जितनी फिल्में हम लोगों ने की है ना सर, एक तो महेश जी की मैं बड़ी तारीफ करूँगा कि उनको अपने जो टेक्नीशियन होते थे उनसे काम निकलवाने का जो अंदाज मालूम था, उनको इंस्पायर कैसे करें, कहानी से, अपनी बातों से ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो बेस्ट है यार महेश जी को दे दो, और वो उसको जस्टिफाइड करते हैं। आशिकी की कहानी उसके गानों पे बेस करके उन्होंने बनाई थी। आप इमेजिन करिए। और आशिकी साजन, आशिकी सड़क, दिल है कि मानता नहीं, ये जितनी फिल्में उनके साथ हमने की, राज, वो सारी फिल्मों का म्यूजिक इसीलिए अच्छा हुआ कि महेश जी इज़ वेरी इंस्पायरिंग डायरेक्टर। उनके साथ काम करना आपका सौभाग्य समझो। हम लोग भाग्यशाली थे कि हम महेश जी से जुड़े। अच्छा, आपने उस दौर की पीढ़ी के लिए गाने लिखे जो उस दौर की पीढ़ी लगातार गाती थी, मतलब आप 60 साल के जो लोग हो चुके होंगे, फिर उसके बाद की पीढ़ी गाती थी, अब नए जो जैन जी हैं उनको भी गाने आपके पसंद आते हैं। अब बागवान का गाना, कितने बढ़िया गाने थे बागवान के, वो उस पीढ़ी से और नई पीढ़ी को दोनों याद आते रहे। लोग कह रहे थे कि समीर साहब अब चुक गए, मतलब एक एज आती है जिसके आते, लेकिन गलवान आ रही है, गलवान के गाने भी आपने लिखे हैं। सर देखिए, मैंने अपने आप को हमेशा वक्त के साथ बदला है, क्योंकि अगर आप बदल नहीं सकते ना तो आप ठहर जाओ, आप रिटायरमेंट ले लो। अगर आप लड़ना चाहते हो ना तो वक्त कुछ नहीं होता। और हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि शायर जितना पुराना होता है उसकी शायरी उतनी नई होती है। आप में केवल काम करने की वो शिद्दत चाहिए, क्योंकि देखिए इमोशन तो बदलते नहीं, आज भी कहानियाँ तो वही हैं और रोमांस के एंगल वही हैं, बिछड़ना मिलना वही है। हाँ, अब उनके कहने के तरीके जो आज की पीढ़ी कैसे सोचती है, जैसे अभी मैंने एक गाना लिखा, ये अभी नई, ये जैन जी लोगों के लिए लिखा कि डोंट बी सीरियस मेरे यार, ये है CCD का प्यार। क्या बात है। तो ये जो थॉट्स है ना, ये जब मैं इनसे मिला, इनसे दोस्ती की, इनके साथ पार्टियों में गया, इनके साथ नौजवान कॉफ़ी शॉप में बैठा घंटों, और इनको मैंने देखा, इनकी लैंग्वेज देखी। अब जब एक दौर में मेरे पास बल्कि इल्ज़ाम भी लगा कि आप तो इंग्लिश स्टाइल के गाने लिखने लगे, तो क्योंकि उस ज़माने के आज भी लड़के आधी इंग्लिश बोलते हैं, आधी पंजाबी बोलेंगे, आधी मराठी बोलेंगे उससे। तो मैंने बोला कि अगर आप इनके साथ जुड़ोगे नहीं ना तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जनरेशन के साथ आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको उनको लगना चाहिए कि नहीं मेरे दौर का ये राइटर है यार। तो मेरा एक गाना, बहुत मशहूर गाना, आपने उसमें देखिए कितनी भाषाओं का मैंने इस्तेमाल किया है। वो गाना है कि कितने अरमान माण 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 जागे थारे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सता। तो अब देखिए कितना हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी सब कुछ है उसमें। तो वही मैं, और जब मैंने वो गाना लिखा जो मेरे ख्याल से आज से 5-7-8 साल पहले का गाना है, वो यूथ एंथम हो गया था सर। जहाँ से मैंने जैन जी के साथ जुड़ना शुरू किया, वो गाना था 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। गजब था वो। हाँ। तो कहने, और उसी में गाना था, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बेटा हो जा फुल्ली फालतू। तो आपको केवल अपने आप को बदलना है, जनरेशन का कोई आपको इशू नहीं है। तो ये आपका एंटी ना भगवान की से इतनी जल्दी जुड़ के जाता है। मैंने देखा, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, इंडस्ट्री में आया घुसा, मैंने फोक म्यूजिक शुरू किया, बॉलीवुड शुरू किया, पिक्चर में मुझे बड़ा इंटरेस्ट था। यहाँ पे मुझे एक तबका ऐसा मिला कि वो कहता था कि मुझे समझाता था कि इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, बड़ा चिंतन करना पड़ता है, 1-1.5 महीना लगता है सोचने में, विचारने में। आप छुट्टियों में यूं गाना लिख देते हैं, मतलब आपने शायद एक टाइम में कई पिक्चरें भी एक साथ ही करी थी ना। सर ये फ्रॉड लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं।
मुझे वो रमानाथ अवस्थी की लाइन मैंने आपको सुनाई हुई थी, मुझे याद आ रही है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। ये सब बड़ी बड़ी बातें, कश्मीर की वादियाँ हो, एक साल में जाके लेटा रहूं, शराब हो, लड़कियां हो, माहौल बने तब मैं, कुछ नहीं, ये सब फालतू, ये सब स्कैपिस्ट लोग हैं। ये अपने लिए टाइम लेते हैं, ये अपने को मज़ा करने का स्पेस लेते हैं आपसे, होता कुछ नहीं। क्रिएटिव काम में कोई टाइम बाउंडिंग नहीं होती, कोई ये नहीं होता कि अगर मैं आपको 6 महीना दे दूं तो मैं बेस्ट गाना लिख, कुछ नहीं हो सकता है 6 महीने में मैं सबसे बुरा गाना आपको दूं। मैंने चलते फिरते 15 मिनट 10 मिनट में जो गाने लिखे हैं आज भी लोग सुन के गाते हैं, रोते हैं, नाचते हैं। तो ऐसा कुछ है, कौन से गाने? हाँ, सब गाने। 15 मिनट में ऐसे कौन से गाने लिखे? जिस गाने का पहला फिल्म फेयर मिला था मुझे, नज़र के सामने जिगर के पास, वो 20 मिनट में पूरा लिखा हुआ गाना सर। कैसे लिखा था कि 20 मिनट में क्या कुछ नहीं हो, नदीम भाई के घर से मराठा मंदिर से निकला, वर्ली चौराहे तक आते आते मैंने उनको लाइन पहली बोली कि भाईजान एक लाइन ऐसे ही आ रही दिमाग में, देख नज़र के सामने जिगर के पास। उन्होंने बोला यार अच्छा लग रहा, कुछ आगे लिखो पंडित जी। फिर मैंने उसके गाना पूरा किया और मैं बोल रहा हूँ और वो ट्यून बनाते जा रहे हैं और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैंने पूरा गाना कंप्लीट। अब मैं आई कैन नॉट इवन ड्रीम्ड कि मुझे इस गाने पे फिल्म फेयर मिलेगा। 15 मिनट का तो लिखा हुआ गाना था, मुझे टोटल गाना कंप्लीट अंतरे के साथ। तन्हाई क्या होती है पूछो आप ईमानदारी से बता भी देते हैं, लोग कहते हैं कि इसको मैं 2 महीने सोचता रहा। सर ये बताया ना, ये वो लोग हैं, ये खाम खा माहौल बनाते हैं। वो जो भोकाल बोलते हैं ना, ये भोकाल बनाने वाले लोग हैं कि जरा बनाओ। संजय भाई को लगना चाहिए, अरे भाई समीर साहब जो हैं, अभी आपसे मैंने तो खुले दिल से बोला कि मुझे आपका पॉडकास्ट, यही मैं माहौल ने आप फ़ोन करो, मैं नहीं माहौल आप करीब 2 महीना इंतज़ार करिए, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी देखना पड़ेगा मुझे मेरा शेड्यूल, मैंने अरे काहे का शेड्यूल भाई, ड्रामा बंद करो, करना है कि नहीं करना है। जो बोलते हैं ना कि जो करना होता है, जिनको करना होता है वो कर देते हैं, जो नहीं करते वो ज्ञान देते हैं आपको। तो ये सब ज्ञान देने वाले लोग हैं, आपको बैठ के माहौल बनाएंगे और जो टाइम आप दिए रहेंगे ना, अगर आप रियल पता करेंगे तो उस टाइम में होता क्या है, शराबें चलती हैं, लड़कियां आती हैं, मस्तियां होती हैं और रात भर पड़े रहते हैं, काम कुछ नहीं होता। काम तो वही 5 मिनट में जो आया वही आया। तो ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, इनकी बात पे कभी आप जाइएगा मत। और अभी आप नए नए आए हैं और अभी मैं आपकी फिल्म लिख रहा हूँ 3 गाने, तो मैं आपको बताता हूँ और आपको देता कितने दिन में गाने कितने जल्दी लिखे जाए। आप लिखना बस आपके दिल में आना चाहिए और पिक्चर इंस्पायर करनी चाहिए आपकी, बस खत्म हो गई कहानी। सभी साहब, ये जो ज़िंदगी आप जीते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ी ओपन ज़िंदगी है। मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं भी ऐसी ज़िंदगी पसंद करता हूँ कि जो है वो सबके सामने है। मुझे भी लोग ज्ञान देते हैं, जैसे मैंने शराब की बोतल सामने कोई गिफ्ट दे गया, मैंने रखी कि आज ऐसे ऐसे बोतल आई, या मैंने बार में फ़ोटो डाल दी है, तो मुझे ज्ञान देने लगते हैं लोग कि तुम पत्रकार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। आपके लेखक, आप इतने बड़े कवि लेखक हैं, तो आपके लिए भी कि यार तुम ये पोल पट्टी खोल दे रहे हो कि इतनी जल्दी गाने लिख दिए जाते हैं तो नए प्रोड्यूसर नए लोग फंसेंगे नहीं, तो ऐसी। अरे काहे का, देखो मैंने आपको शुरू में बोल रहा हूँ संजय भाई कि सच बोलने वालों को कभी किसी का डर नहीं होता। डरते वो हैं जो झूठ बोलते हैं। मैं कोई गलत बात कर रहा होता ना तो मैं डरता कि नहीं यार ये बात करके मैंने लोगों का, जो सच है मैंने नहीं, बख्शी साहब ने मेरे पहले इतने गाने लिखे हैं और लोग जो उनके साथ सिटिंग करते हैं वो बोले कि हम सिटिंग रूम में जहाँ उनके पास आप बैठे, वो अपना पान का बीड़ा दबाते थे, उसमें तंबाकू डाल के और सिगरेट वो ऐसे यहाँ लगा के पीते थे और बोलते थे बोल, सिचुएशन बोली। अच्छा। आनंद मिलिंद ने, इन लोगों ने जो उन्होंने उनके साथ काम किया, नदीम श्रवण ने बोला 20 से 25 मिनट आधे घंटे में पूरा गाना लिख के ये डायरी बंद सुन, अभी तू लेके जा, मेरा दारू पीने का वक्त हो गया। तो ये मैं नहीं, सारे लोग, मैंने साहिर साहब का किस्सा सुनाया था आपको। हाँ, दर्शकों के लिए बड़ा जरूरी जानना वक्त का। हाँ। अरे प्लीज हमारे दर्शकों के लिए बताइए किस्सा। यश जी से मेरी बात हुई, यश जी ने बोला कि एक बार बड़ा मजा आया बेटा कि जो वक्त का ओरिजिनल टाइटल था वो था श्यामलाल एंड सन्स। तो डिस्ट्रीब्यूटरों की राय हुई कि यार टाइटल अच्छा नहीं है, फिल्म का टाइटल नहीं लगता, लंबा टाइटल है। तब उन्होंने, सब लोगों ने सोच के फिल्म का टाइटल वक्त रख दिया। फिर साहिर साहब को तलब किया गया, उनको बुलाया गया कि साहिर साहब अब इसका टाइटल गाना आपको लिखना है।
तो उन्होंने पूरा सुना तो उन्होंने बोला ठीक है यस जी, मैं इस पर काम करके सुनाता हूँ। साहिर साहब को मुश्किल से 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगता था गाना लिखने में। अबे 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, साहिर साहब का कोई फ़ोन ही नहीं आ रहा कि गाना हुआ कि नहीं हुआ। तो करीब 15-20 दिन 25 दिन के बाद साहिर साहब का फ़ोन आया कि यस जी आपका गाना रेडी है, मैं आ रहा हूँ। गए और साहिर साहब बोले कि, तो उन्होंने बोला कि साहिर साहब बड़ा वक्त लग गया इस गाने में। बोले हाँ यस, कभी कभी लग जाता है वक्त, सुनो गाना। उन्होंने वो गाना सुनाया, आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। और लोग चिल्ला रहे वाह वाह साहिर साहब कलम तोड़ दिया आपने, क्या गाना लिखा। हो गया गाना, पास हो गया, सब लोग खुश हो गए। तो जाने से पहले उन्होंने बोला कि साहिर साहब ने कहा यस जी से कि यस जी एक बात बताना चाहता हूँ आपसे कि आप लोग बड़ी वाहवाही कर रहे थे, मेरी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, मगर मैं एक बात बताऊं कि जब आपने टाइटल गाना मुझे लिखने के लिए दिया तो ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो जब मैं आपके घर से ऑफिस की तरफ जा रहा था ना, तो मुखड़ा तो मैंने तभी लिख लिया था, उतनी देर में क्योंकि इतना मैं इंस्पायर हो गया इस टाइटल से कि मैंने बोला यार इस पर तो कुछ करना पड़ेगा। मगर यस जी अगर मैंने उसी दिन आके आपको मुखड़ा सुना दिया होता ना, तो ये जो मुखड़े का वजन जो आपको अब महसूस हो रहा है ना, ये नहीं होता। तो आपको लगता है अरे साहिर साहब अभी गए, अभी लिख के दे दिए यार, मज़ा नहीं आया, कोई बात बनी नहीं। तो इसलिए अपनी चीज़ को सुनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक माहौल बनाइए। तो ये माहौल बनाने वाले लोग होते हैं, सच्चाई ये नहीं होती। इतना बड़ा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा राइटर साहिल लुधियानवी अगर ये बात कहते हैं, तो जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने किसी से सुना है, ये मेरा खुद का जिया हुआ जीवन है, मेरे खुद के लिखे हुए गाने। और इसके जो सबसे बड़े जो दर्शक हैं और इसके सबसे बड़े जो प्रमाणित करने वाले लोग हैं वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कभी आप नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, अनु मलिक से इंटरव्यू करिएगा, बैठिएगा तो उनसे पूछिएगा कि समीर जी को गाना लिखने में कितना वक्त लगता है। उस दिन से मैंने ये फैसला किया कि कुछ नहीं होता। जब आप जितना जल्दी जितना ज़्यादा लिखते हो ना, आपका माइंड उतना शार्प रहता है और उतना अच्छा काम करते हो। जहाँ आप बैठ गए ना, वो समझ लीजिए माइंड में जंग लग जाता है। वो फिर वो उस स्पीड से काम, जैसे गाड़ी है ना, लगातार चलती रहे ना और उसकी सर्विसिंग बराबर होती रहे तो गाड़ी फिट रहती है। जहाँ गैरेज में आपने गाड़ी को 6 महीना रख दिया ना, वो इंजन ख़राब होना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो साहब तीन पीढ़ियों का मैंने, जैसे मैंने शुरुआत का जिक्र किया, जैन जी के लिए अलग शब्द, एक उससे पहले की पीढ़ी के अलग, और आपने तो 3 पीढ़ियों के लिए गाने लिखे हैं, किए हैं। अब जो जैसे गलवान घाटी आ रही है, सॉरी गलवान घाटी कह रहा हूँ, गलवान मूवी आ रही है, उसके लिए जो शब्द हैं वो नए शब्द ढूंढना, इस सब में कुछ टाइम नहीं लगता? सर देखिए, ये फिल्म जो है ना, बैटल ऑफ गलवान, ये अलग तरह की कहानी है संजय भाई। ये रियल इंसिडेंट है इंडिया और चाइना के बीच जो हैंड टू हैंड फाइट हुई थी। और इस तरह की फिल्में मैंने बहुत कम लिखी हैं और मेरा बड़ा दिल था कि कोई राष्ट्र के लिए, देश के लिए कोई एक फिल्म बने जिसमें मुझे गाना लिख के। पहले मैंने एक फिल्म लिखी थी जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, वो थी लीजेंड ऑफ भगत सिंह। हाँ। AR रहमान के साथ मैंने केवल एक ही फिल्म की थी। अच्छा। और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। तो उसके गाने आप कभी गौर से सुनिएगा। उस वक़्त हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा भगत सिंह बन गई कि उस भीड़ में कहीं, मगर वो बेस्ट फिल्म थी इसलिए वो सबसे ज़्यादा सफल रही। तो जब ये फिल्म मिली तो एक तो हमारी ये तिकड़ी, मैं, हिमेश और सलमान, जब हम लोग जुड़े हैं तब हमेशा ईश्वर ने अच्छा काम करवाया है। और हिमेश की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कमाल का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर ये मौका मिला है, और हिमेश ने भी इस तरह का कभी कोई काम किया नहीं था। तो एक चैलेंज था हम लोगों के लिए कि ये फिल्म, तो इसके गाने आपको बहुत अलग सुनाई देंगे। अभी जो पहला टीजर पे जो गाना खुला है, मेरा दिल है मेरी जान है, मेरा भारत देश महान है,
वो केवल गाना आप सुनिएगा, ये तो केवल एक लाइन आ रही है, उसके सारे गाने आप सुनेंगे, आपको सारे गाने आपने लिखे? सारे 5 के 5 गाने मेरे। आपको हैरत होगी कि यार इस तरह के भी गाने समीर जी लिख सकते हैं। अब उसमें एक गाना ड्रिंक के ऊपर है, मदिरा पान करेंगे, तो हमने कोशिश की है उसमें कुछ अलग डिफरेंट गाने जो राष्ट्र के में, जिसमें राष्ट्र का प्रेम भी हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित भी हो। अभी जब जैसे जिस दिन पहला टीजर आया, मैंने ट्वीट किया कि ये फिल्म और इसके गाने मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूं, क्योंकि ऐसे मौके मुझे कम मिले हैं। और मेरा एक गाना, जबकि वो फिल्म बनी नहीं, आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त को गाना बजता ही बजता है, जो मैंने यूथ एंथम लिखा था। डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि सर आप एक यूथ एंथम लिखो जिसको मैं ऐसा पिक्चराइज करूँगा कि जितने में पूरी फिल्म बन जाती है उतना उस गाने का बजट था। वो गाना सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो मुझे जब जब मौके मिले हैं मैंने अपना बेस्ट करके देने की कोशिश की है, और गलवान में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे चाहने वाले और ये देश उसको बहुत चाहेगा और सराहेगा। कुछ गाने तो आपने बिल्कुल ऐसे लिख दिए कि वो सोचते हैं कि गाने होते हैं हाय हुक्कू, ये कैसा गाना आ गया? मतलब क्या शब्द सर ऐसे 1-2 गाने नहीं है, बहुत ये गाने। कैसे, ये इसकी कहानी क्या है? कुछ नहीं सर, कहानी कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपको कुछ नहीं सूझता, कभी कभी दिमाग है ना वो जब एकदम ब्लॉक हो जाता है ना काम कर करके, तब आप सोचते हो कि यार अब कुछ नया कैसे करें ताकि एक रिफ्रेशमेंट आए, एक नया कुछ रंग आए। तब हम कुछ उजूल फजूल सोचने लगते हैं। तो हम, जैसे मैंने एक गाना लिखा था, तू 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 तारा। हाँ, अब वो एक वो था, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। तो ये गाने तब आते हैं जब दिमाग में कोई थॉट नहीं होता, और जब प्रोड्यूसर बोलता है कि सर कोई सिचुएशन नहीं है, आप एक हिट गाना लिख दो। अब भाई सिचुएशन नहीं तो क्या करें यार, तो अब उसमें नया कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो गाना पॉपुलर होगा नहीं। तो हम और आनंद दोनों जा रहे थे गाड़ी में, और हमने बोला, आनंद बोला यार अभी सुनाना है गाना, कुछ बात बन नहीं रही है, क्या करें। तो सोचते सोचते मैंने आनंद को बोला कि यार एक अजीब सा वर्ड आया है, देखो इस पर कुछ बनती है ट्यून। तो उन्होंने बोला बताओ। तो मैंने बोला हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय। ये ऐसे ही मतलब इंस्टेंट कोई आमद हुई ऊपर से। उन्होंने बोला यार अच्छा लग, बड़ा अजीब वर्ड लग रहा है, चलो शुरू करता हूँ। अब उसने गाना शुरू किया, हाय हुक्कू हाय हाय, और उसके इमीडिएट वो लाइन मेरे दिमाग में आई, ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल लिए जाए जाए जाए, हाय हुक्कू हाय। तो ऐसे ही गाने जो मैंने आपको बोला ना 1 सेकेंड में गा, ये सोचिए मैं लोखंडवाला से हम लोग निकले हैं, जुहू क्रॉस करते करते गाने का मुखड़ा बन गया। और गाना सुन के डायरेक्टर कूद रहा कि अरे यार क्या कमाल। अब उसको तो लगा हुआ कि हम पूरी रात 2 महीने से गाना सोच रहे थे। ऐसा नहीं होता संजय भाई, यही है, आपको इंस्पायर होना चाहिए, आप काम करने के मूड में होने चाहिए कि नहीं यार मुझे करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे नीरज जी थे, वो आराम से 7-8 पैक पी के गजब लिखते थे। कभी ऐसा हुआ कि आपके पास भी काम हुआ लेकिन आप भी अपने मस्ती में, पार्टी में, और फिर गाना भी लिखना अचानक याद आया, उस मस्ती के बीच में पार्टी? मगर मैंने कभी भी संजय भाई काम को मैंने एडिक्शन से नहीं जोड़ा। ज़्यादातर राइटर या तो सिगरेट पीते हैं या पान खाते हैं या शराब पीते हैं। मैंने कभी जीवन में गाना लिखने के लिए न तो शराब पी, न पान खाया, न सिगरेट पी, क्योंकि मुझे उन चीज़ों से, क्योंकि मेरे फादर की डेथ का एक रीज़न ये था कि वो 24/7 पान पराग और तंबाकू मुंह में दबाए रहते थे। इसकी वजह से उनको मुंह में पूरा मम्स उनके सूख गए और उनको थ्रोट का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद पैरालिसिस अटैक हुआ, हाई बीपी हुआ। तो मैंने कसम खा लिया कि साला ये जितने एडिक्शन है ना, मैं इन सब से दूर रहूँगा, मुझे ये सब करने नहीं। तो मेरा नशा जो है गाना लिखने का वो है कि मैं जब सो के उठता हूँ, रात को जब सोता हूँ, सुबह जब उठता हूँ ना, तब मैं नशे में होता हूँ गाना लिखने के। फिर दोपहर को जब मैं पावर नैप लेता हूँ और उठता हूँ, तब मैं उस नशे में होता हूँ। तो मैंने अपनी नींद को नशा बना दिया गाना लिखने का। इसलिए मैं पूरे बॉम्बे इंडस्ट्री में सबको पता है कि 2 से लेके 5 बजे तक समीर जी को कुछ भी कर दो नहीं लिखेंगे गाना।
उतनी देर आपको उनको छोड़ना पड़े। लंदन में भी रहता हूँ तो नदीम भाई बोलते हैं पंडित जी आप सो जाओ वरना हमारा आगे शाम का कोई गाना होगा नहीं। तो मैंने कभी इस चीज़ के लिए भांग खा लो पान खा लो एक वो सब मैंने कभी जीवन में तो अख्तियार नहीं किया। अच्छा, एक दिन में मैक्सिमम कितने गाने लिखे हैं आपने? 27 गाने एक दिन में 27 गाने? सर मैंने बोला ना देयर वाज द टाइम जब मैं एक वक्त में 110 फिल्म एट ए टाइम कर रहा था। एक समय में 110 पिक्चरें? 60 फिल्म आनंद मिलिंद के साथ और 50 फिल्म नदीम श्रवण के साथ। कंप्यूटर को और भी शर्म वही आ जाए। 90s का दौर था। कंप्यूटर को भी शर्म आ जाए हाँ, आपकी कहानी जब कर क्या रहे हैं आप? म्यूजिक डायरेक्टर बैठ के घड़ी देखते रहते थे कि सर हो गया 15 मिनट सर अब क्या करें। तो सर मैंने नहीं किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो कोई तीसरी शक्ति थी जो मुझसे करवा रही थी। हम लिख ही नहीं सकते सर। हमको क्रिएटर क्यों बोलते हैं? क्रिएटर कौन होता है? केवल ईश्वर। हमारे अंदर वो अपना एक बहुत छोटा सा नूर कोई एक अंश डाल देता है कि जा तू मेरा बच्चा है काम कर। और हमको तो हमारे पास तो कोई सहारा है। म्यूजिक डायरेक्टर के पास तो सरगम है सुर, हमारे पास कुछ नहीं होता। हाँ। हम जब फंसते हैं तो ऊपर देखते हैं और वो आमद होती है, कोई नूर टपकता है और वो लिखवा लेता है। वो एक बड़ा अच्छा गाना पिताजी का मेरे कि मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की नया गीत बन जाता है। तो हमने तो अपने जीवन में जो उपलब्धियां हैं उसका सबका श्रेय केवल ऊपर वाले को दिया है। ठीक बात है, वही करा। वो नहीं चाहता तो मैं कुछ नहीं, मैं वहीं गांव में रह जाता, वहीं खेती करता, वहीं पड़ा रहता। मेरे दोस्त आज भी मैं जाता हूँ मिलते हैं, उनको देख के हैरत होती है, बेचारे वैसे ही हैं जैसे थे। बिल्कुल सही बात है वो। आप हालांकि सब बच्चे बराबर ऐसे जैसे होते हैं, ऐसी हर कवि को लेखक को हर रचना अपनी एक जैसी लगती है, लेकिन तब भी सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है जो आपको? सर देखिए क्या होता है ना, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ जब ये सवाल मेरे सामने आता है कि ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आवाम जो है ना, हाँ। आवाम से बड़ा फैसला और आवाम से बड़ा जज कोई नहीं है। जिन जिन गानों को आवाम ने पसंद किया है, जिन गानों को पिछले 45-50 साल से आवाम गा रही है, वही मेरे बेस्ट गाने हैं। कौन कौन से बताइए? सब। अब आप मैं फिल्मों का नाम लेता हूँ, आप आशिकी के गाने कोई भी गाना उठा लो, आशिकी के सारे गाने। साजन के गाने ले लो आप, हाँ। दिल है कि मानता नहीं के गाने ले लो आप, सड़क के गाने ले लो, हम है राही प्यार के, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा, अब राजा हिंदुस्तानी के गाने ले लो आप, धूम के गाने लिख लो ले लो, धूम के भी आपने लिखे थे? सारे, धूम 1 धूम 2 धूम 3, आप राउडी राठौर के गाने ले लो आप, ये हाउसफुल के गाने ले लो, हाउसफुल 1 हाउसफुल 2 हाउसफुल 3, आप फालतू के गाने जैसा मैंने आपको कहा जहाँ से मैंने अपने आप को चेंज किया, उसके आइटम गाने मेरे, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। अच्छा, ये भी आप ही का था ना? सरकाए लो खटिया, सरकाए लो खटिया, जाड़ा लगे, और एक तरफ लोग कहते हैं अश्लील गाने लिख देते हैं। और वो सब कहने की बात है सर। हमने आज तक कोई अश्लील गाना नहीं लिखा। सरकाए लो खटिया, जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, ये गाना, ये लाइन मेरी लिखी हुई नहीं है। मैंने अपने गाँव के चौपाल में अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के जब नटीने आती थी ना, तो वो ये गाना गाती थी और लोग बैठ के एंजॉय करते थे। भाई ये जब आप एक टिकलिस गाना लिखते हैं ना, शरारती गाना लिखते हैं, तो वहाँ भजन तो नहीं लिख सकते। अब आप हस्बैंड वाइफ जब सुहाग रात के रूम में हैं तब वहाँ आप सेंसिटिव गाना लिखेंगे ना, वहाँ थोड़े लिखेंगे कि ओम जय जगदीश हरे या तुम ही हो माता पिता, तुम ही, ये तो नहीं लिखोगे। तो जब वैसी सिचुएशन आती है कि जहाँ एक आइटम वाली लड़की, एक डांसर, एक तवायफ आई है गाना गाने और लोगों को इंटरटेन करने आई है, तो मुझे उस तरह की लाइन, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, दिलवालों के दिल का करार, आज पूरा हिंदुस्तान उस पर नाचता है गाता। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आपको 2 घंटे के अंदर एक देशभक्ति का गाना, एक आई हो यूपी बिहार लूटने और एक इंटेलेक्चुअल जैन जी का, 2-3 गाने आपको 2 घंटे में तैयार करने हैं। सर मैंने तो 20-20 मिनट में सारे गाने अलग अलग लिए। एक सिटिंग रूम से निकला, भजन लिख के दूसरे में कव्वाली, तीसरी में नज़म, चौथे में आइटम गाना, सबके ऐसे ही तो लिखता था मैं पूरी ज़िंदगी। इसीलिए मैंने तकरीबन 115 से 120 म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया सर। 20 म्यूजिक डायरेक्टर, और सबके साथ अलग अलग रंग में काम किया है मैंने। इसीलिए मेरे गानों में इतनी वैरायटी आपको मिली।
कोई दिमाग का टेस्ट होता होगा तो शायद मतलब अद्भुत दिमाग निकलेगा आपका। कोई लेखक ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर ने जो भी कोई बनाया कोई है। लेखक ऐसा नहीं हो सकता ना जिससे इंडस्ट्री ने इतने सारे गाने। नहीं सर, हमारे पहले आनंद बख्शी ने बहुत काम किया ये, और ऐसे ही काम किया है, अलग अलग जॉनर के गाने, मतलब चिंगारी कोई भड़के से लेके ABCD छोड़ो से लेके और हम बेवफा हरगिज न ले से ले से और फिरकी वाली तू कल फिर आना से लेके कोई रंग उन्होंने नहीं छोड़ा था फिल्म राइटिंग का। अच्छा, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है या नई फिल्मों के गाने आ रहे हैं वो उस समय तो चलते हैं, 2-3 महीने जैन जी गाते रहेंगे, 8-10 महीने बाद गायब हो जाते हैं सर वो उसमें ठहराव नहीं होता ना, जब तक किसी चीज में ठहराव नहीं होता है, गहराई नहीं होती, वो ठहरेगा नहीं ना। वो आएगा जंक फूड की तरह, खाया और आपने मैकडॉनल्ड का मैकडी खाई फेंक दी, आप चावल दाल की तरह रोज उसको नहीं खा सकते सर। तो प्रॉब्लम वो है कहीं ना कहीं, जब तक आपकी बात में वजन नहीं होगा, गहराई नहीं होगी, ठहराव नहीं होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। वो टेम्परेरी इंटरटेनमेंट के लिए, फिल्मों का भी वही हाल है ना, कहाँ वो फिल्में, वो कहानियाँ, वो किरदार कहाँ बनते हैं, और वो इसलिए नहीं बनते कि समाज में वो है भी नहीं ना, सब कुछ तो बदल गया, दुनिया बहुत स्पीड से भाग रही है, साउंड हावी होता जा रहा है, शब्द दबते जा रहे हैं, लोगों को केवल बीट चाहिए, वर्ड कुछ भी हो उनको ग्रूव चाहिए, पागल हुए हुए नशे की धुन में बहक रहे हैं लोग। देखिए गजब है, आप इतने इतने ये सब काम कैसे कर लेते हैं। किताब है मेरे हाथ में, लिरिक्स बाई समीर, पहली किताब, दूसरी किताब समीर, गजलों के साथ सफरनामा, 3 किताबें आ गई ना आपकी? 3 किताबें आ गई। गाने लिखते हैं, किताब लिखते हैं, कुछ कुछ शो करते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, इस सब की फिलॉसफी की सब ईश्वर का वरदान सर। मैं कुछ नहीं करता, वो जो करवाता है मैं उसको केवल करते जाता हूँ, मैं केवल, वो मुझे माध्यम बना के रखा है, मुझ में इतनी ताकत ही नहीं कि इतना सब कुछ मैं कर पाऊँ। अच्छा ये बताइए, भाभी जी, पत्नी को आपकी, दोनों बेटी को और बेटे को, इन 4 लोगों को कौन से गाने सबसे अच्छे लगते हैं? सर मेरे बच्चे मेरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं मेरे बच्चे कई बार गाने, अरे पापा क्या है अभी आप यार वही से पुराने गाने लिख रहे हो, जब उन्होंने 4 बज गए सुना तो बोले हाँ पापा अब आया। तो बच्चे मेरे बड़े अजीब हैं, उनको क्या होता है वैसा कुछ नहीं कि मेरा एक गाना, कुछ गाने उनको बहुत पसंद हैं, जैसे जो गाने मैंने बोला लोगों को पसंद, वो लोग सुनते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं, दे फील वेरी प्राउड कि मेरे फादर ने गाने लिखे हैं। जब पूरी दुनिया में वो जाते हैं, हर जगह वो गाने सुनाई देते हैं, कई बार जाते हैं कॉन्सर्ट्स, अमेरिका में बेटा सुना, बोला पापा लोग आपके बारे में बात, आपके 8-8 गाने 9-9 गाने लोग गाते हैं वहाँ। सो क्या होता है जीवन में, यही तो कुछ किया ताकि एक मैं रहूँ ना रहूँ। मेरा एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं जाते जाते आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि ये अपने ऊपर मैंने लिखा कि ज़िंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे, ज़िंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज़ देगी चले जाएंगे, ज़िंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। तो इतिहास कहीं ना कहीं दोहराएगा, इतिहास, बस इसीलिए ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं अंबानी अडानी बनूँ न बनूँ, मगर मैंने इस देश को, पूरी दुनिया को कुछ ऐसा दिलवा दिया ईश्वर ने मेरे माध्यम से कि लोग सदियों तक मुझे याद तो रखेंगे, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। जब मैं सुनता हूँ रास्ते पे चलते हुए एक फ़कीर मेरा गाना गा रहा है, एक टपोरी मेरा गाना गा रहा है, एक प्रोफेसर मेरा गाना गा रहा है, एक संत मेरा गाना गाते हुए जा रहा है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मालिक, ये कभी मैंने अपने साथ में ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ, मैं तो ये सपना लेके आया था कि एक गाना मेरा किसी फिल्म में आ जाए तो मैं बनारस वापस चला जाऊँ, मगर तूने करवा लिया, ये तेरा शुक्र है मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, आपने आज नहीं, और संजय भाई बड़ा अच्छा लगा मुझे, देखिए पॉडकास्ट की तरह लगा ही नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में कुछ जिज्ञासा थी मुझसे पूछने की, आपने मुझसे पूछा और मैंने अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। अब आवाम और आपके जो देखने वाले दर्शक हैं, आप इतने मशहूर हैं, इतने लोग आपको, आप इतने लोगों को चाहते हैं, तो लोग सुनेंगे, अगर उनको अच्छा लगा और उनकी तरफ से अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं समझूंगा कि हमारा आज का प्रयास सफल रहा। और जो भी मैंने कहा है
जो बोलते हैं ना कि मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो आज वही कहा है मैंने, कहीं किसी चीज़ में मैंने कोई बनावट नहीं दिखाई, जो ईमानदाराना मेरे दिल में आया और जो मैंने जिया है वो मैंने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो ये थे समीर अंजान साहब, और दिल की बातें आज बहुत सारी की। मैं चाहता हूं कि आप बताइए आपको बातें कैसी लगी। मैं कह सकता हूं कि ज़िंदगी में मैं जिन सबसे सुंदर और सबसे अच्छे लोगों से मिला उनमें से समीर साहब एक हैं। आपको कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।